First, we would be starting with modern history. The topic would be the revolt of 1857. There are certain type of questions which can be coming from this section or this chapter. And this chapter is important both for prelims and mains. दोनों के लिए important है, prelims के लिए भी और mains के लिए भी. First is what are the type of questions, for example, which can come. Certain questions can be prelims questions, which can be conceptual and which can be factual. Conceptual question का मतलब there are certain topics, certain sub points in this topic. For example, what are the causes of revolt? They will never be asking this question. लेकिन causes में अंदर economic cause में ये points थे कि नहीं थे, political cause में ये point थे कि नहीं थे, social religious cause में या administrative cause में ये point थे कि नहीं थे. This can be question, conceptual question जिसको हम बोलते हैं. इन विट अंदर इसके जब जाएंगे हम पॉलिटिकल कॉज, काफ़ी लंबा समय, आधा घंटा सिर्फ पॉलिटिकल कॉज के ऊपर डिस्कशन चलेगी, आधा पौना घंटा सिर्फ इकोनॉमिक कॉज के ऊपर डिस्कशन चलेगी. वो कॉजेज में जो कंसेप्ट समझाए जाएंगे उसके ऊपर देयर कैन बी ए क्वेश्चन विच कुड बी कमिंग. सेकेंडली, थर्डली, सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज देयर कैन बी क्वेश्चन. ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन. हु पार्टिसिपेटेड and who did not participate and what was the reason for their participation or non participation. किन्होंने पार्टिसिपेट किया रिवोल्ट में, किन्होंने नहीं किया, किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया. अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन. फैक्चुअल क्वेश्चन कैन बी कौन सा बिल था जिसके अंडर ये बात हो रही थी, कहाँ कौन सी स्टेट से कौन से राज्य ने पार्टिसिपेट किया, कौन सी जगह पे ब्रिटिशर थे जहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट को एक्सप्रेस किया. एंड थर्डली, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ, जो रिवोल्ट पहले एक्सप्रेस हुई थी फिर बाद में. these are the prelims question which could be asked. There are certain questions which are regarding mains which could be asked. उस क्वेश्चंस में there could be what are the causes of the revolt. ये एक लॉटरी टाइप क्वेश्चन होगा which I am not expecting कि पूछा जाएगा. इतना सिंपल क्वेश्चन ना तो पीसीएस में पूछते हैं ना ही आईएएस में पूछते हैं. बट विद इन द कॉज आपसे एक पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक कॉज बताओ, या पॉलिटिकल कॉज बताओ, एलेबरेट करो उसको, और उसको आपको 150 शब्दों में, 200-250 शब्दों में लिखना हो सकता है. पूरे का पूरे कॉजेज नहीं पूछेंगे. ओनली दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं जो कॉजेज के कंटेक्स्ट में है, इकोनॉमिक कॉज और पॉलिटिकल कॉज. रेयर चांस आएगा सोशल कॉज बनने का. ज्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉज के ऊपर अगर कॉजेज का क्वेश्चन आ रहा है, सब कॉजेज का दे विल नॉट बी आस्किंग कि पूरे के पूरे कॉज बताओ जी क्या थे. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉर एग्जांपल कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट. ये रिवोल्ट फेल की होगी तो उसका भी कुछ रीजंस होगा. दैट कैन बी अनदर क्वेश्चन दैट कुड बी. एंड थर्ड क्वेश्चन विच कुड बी देयर, व्हाट वर द चेंजेस विच वर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिवोल्ट बाय द ब्रिटिशर्स. रिवोल्ट तो स्प्रेस होगी, ब्रिटिशर्स जीतने में भी कामयाब हो गए थे, लेकिन उसके बाद कौन कौन से चेंजेस उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आए. दैट कैन बी अनदर क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीलिम्स के और जो मेंस के इस टॉपिक से कंपेरेटिवली पूछे जा सकते हैं. वी वुड बी कवरिंग अ टॉपिक कॉल्ड व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिवोल्ट. रिवोल्ट था कैसा, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन जब हम नेचर ऑफ द रिवोल्ट समझा रहे होंगे तो वहां पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि वॉज इट अ फर्स्ट वॉर ऑफ अ रिवोल्ट, वॉज इट अ रिवोल्ट ऑफ द सिपाहीज, सिर्फ आर्मी वालों का रिवोल्ट था, वॉज इट रिलीजियस इन नेचर. तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नेचर वाला जब हम टॉपिक करेंगे अभी इनके 1-2 दिनों के अंदर, तो उस टॉपिक के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन बनते हैं. तो कुछ 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो आपके मेंस पे पूछे जा सकते हैं, एंड प्रीलिम्स के उसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन हैं. तो ये एक बैकग्राउंड है कि हम किस तरीके से फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक को कवर किया जाएगा एंड व्हाट वुड बी द क्वेश्चन दैट वुड बी आस्क्ड. ये बताने का एक ही रीज़न था कि आपको पहले पता लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक जब हम पढ़ा रहे हैं. वॉट एवर आई वुड बी कवरिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट ओनली. ठीक है, फालतू का हम कुछ भी कवर नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट ही कवर करेंगे यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट है. आपका काम क्या है, इसको जाके पढ़ना, और उसको बार बार मैं ये चीज़ बोलता रहूँगा क्लास में, बताओ, पढ़ कर आओ, पढ़ कर आओ, पढ़ कर आओ.
ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको अपना काम समझना पड़ेगा, घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा। मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको बार बार बोलता रहूंगा आप पढ़ो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं पढ़ना, मैं फिर बोलूंगा पढ़ो, आप फिर नहीं पढ़ कर आओगे, मैं फिर बोलूंगा पढ़ो। और ये सिलसिला आने वाले 1-1.5 साल तक चलता रहेगा। ठीक है, तो मतलब एक बार जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस कमिंग बैक। अब इसको बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करते हैं। कोई कॉपी नहीं, कुछ नहीं लिखना है, पूरे का पूरा ध्यान बोर्ड पे रखो, नोटबुक अपनी बंद कर लो, रिलैक्स होके बैठो आने वाले 1.5 घंटे तक। ठीक है, और जैसे जैसे आपको बताऊंगा नोट से, जहां से पढ़ना है आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, आपको वो नोट से ही पढ़ना है। द टॉपिक इज रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पहला है उसका कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, कि रिवोल्ट के कारण क्या है। रिवोल्ट हुआ 1857 में। रिवोल्ट शब्द का मतलब क्या है? शब्द का मतलब क्या है? हाँ जी, रिवोल्ट शब्द का मतलब, नॉर्मल शब्द छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई का, नॉर्मल शब्द की मैंने रेवोल्यूशन कर दिया, मैंने अपने घर वालों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, क्या मतलब है इसका? हाँ जी, वायलेंट प्रोटेस्ट। और कुछ लो, बोलो बोलो। घर वालों के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट करके दिखाओ, दो मारेंगे कान पे, जो तेरे को करवाते हैं वायलेंट प्रोटेस्ट हम। और कुछ? हाँ जी बोलो। हैं? लड़ाई, जंग। ਹੁਣ ਆਪਾਂ इस वर्ड को थोड़ा सा और थोड़ा सा एक नेक्स्ट में लेके चलते हैं। रिवोल्ट से एक वर्ड बनता है रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? कि सेम ही होगा, होना तो सेम ही चाहिए। रिवोल्ट या रेवोल्यूशन, जंग हो गया जब विद्रोह कर दिया हमने। लेकिन जब हम कहते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, जब मिल्क रेवोल्यूशन आ गया, जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया, तो वहां पे बताओ कौन सी जंग लड़ रहे हो, किसके साथ लड़ रहे हो? ये वर्ड भी तो है ना। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया, ये वर्ड भी तो है, तब कौन सी जंग है? इस शब्द का मतलब है लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस, अब्रप्ट चेंजेस। एकदम बहुत बड़े पैमाने पे अब्रप्ट एकदम ही चेंजेस हो गए। वो चेंजेस सोशल भी हो सकते हैं, तो हम कहेंगे सामाजिक रेवोल्यूशन आ गया। इकोनॉमिक तरीके भी हो सकते हैं, तो इकोनॉमिक या आर्थिक रेवोल्यूशन हो गया। राजनीतिक हो सकता है, जैसे पाकिस्तान में होता है, इलेक्टेड सरकार है, तख्ता पलट करके मिलिट्री बैठ जाती है। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया, आज एकदम ही नई टेक्नोलॉजी आ गई। आज तक सब कुछ हम पढ़ा रहे थे, कल को एक एआई की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मेरी जगह पे एक आर्टिफिशियल टीचर खड़ जाएगा बाय द नेम लक्ष्मण सिंह मलूका, वो बोलता रहेगा। और आपको आपको पंजाबी में सुनना है, घर पे बैठे हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ वही पंजाबी में चलेगा। किसी को मलयालम में सुनना है, तो ये सरदार बोल रहा है, वो मलयालम में सुनने लग जाएगा। कोई तमिल तेलुगु में सुनने लग जाएगा, कोई भोजपुरी में सुनने लग जाएगा। नहीं, आज लुक्का सर का लेक्चर भोजपुरी में सुनना है, तो भोजपुरी में एआई है। तो वो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो। जैसे वो एलन मस्क ने एक चिप सी बना रहा है, हमारे दिमाग में लग जाएगा, हम उसकी तरह सोचने लग जाएंगे, वो भी एक रेवोल्यूशन है। तो वहां पे देयर कुड बी रेवोल्यूशन, दैट कुड बी देयर। इसका सिंपल मतलब है लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बहुत बड़े चेंजेस हो जाना इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बट जब ये चेंजेस हो सकते हैं पॉलिटिकल में, इट कुड बी इकोनॉमिक, इट कुड बी सोशल, इट कुड बी रिलीजियस, इट कुड बी साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब जब ये कॉजेज पॉलिटिकल होंगे, इट विल ऑलवेज बी अकम्पेन्ड विद ब्लडशेड। जहां जहां ये रिवोल्ट या रेवोल्यूशन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में होगा, वहां पे किसी का खून बहेगा ही बहेगा, डेफिनेटली। जैसे क्रीमिया में रेवोल्यूशन है, जब कुछ भी और चल रहा है, तो वहां पे ये खून बहेगा ही बहेगा। तो जहां पे भी रिवोल्ट पॉलिटिकल होगा, जैसे ट्यूलिप रेवोल्यूशन है, अलग अलग रेवोल्यूशन है, जहां पे तख्ता पलट होता है, तो वहां पे हमेशा ब्लडशेड होगा ही होगा। दिस इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट। इसको छोड़ के सब जगह पे सोशल हो सकता है। सोशल रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो कि विमेन्स अपने राइट्स के बारे में ज्यादा अवेयर होगी, और उनको लगता है कि मेरे को राइट्स चाहिए, एंड दैट कैन बी सोशल। जहाँ पे एक सामाजिक लेवल के ऊपर
बहुत बड़े पैमाने पे विमेन का जब इवन पूरे के पूरे समाज का सोचने का तरीका बदल गया है, तो वहां पे सोशल रेवोल्यूशन हो सकता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक भी हो सकता है। जैसे मिल्क रेवोल्यूशन, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मिल्क की होने लगी, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने लगी। तो कहने का मतलब लार्ज स्केल चेंजेस एंड अब्रप्ट होंगे, वो चेंजेस सडन होंगे, फर्स्टली, सेकेंडली एंड थर्डली। अगर वो चेंजेस राजनीतिक कंटेक्स्ट में है तो वहां पे ऑलवेज इट विल बी कंपेयर्ड विद ब्लडशेड, तो वहां पे खून बहेगा ही बहेगा। वर्ड का मतलब पता लगा जिस हम टॉपिक करना है, तो दैट इज फॉर एग्जांपल रिवोल्ट। नाउ व्हाट आर द कॉजेस फॉर दिस रिवोल्ट? जो हम रिवोल्ट की बात कर रहे हैं, दैट रिवोल्ट टुक प्लेस इन 1857। सुना है आपने कि रिवोल्ट हुआ था 1857 में? सुना तो हुआ, बस इतना ही बहुत है सुना हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ इंडियंस ने रिवोल्ट कर दिया था। वो बैकग्राउंड क्या था, ऑल द समथिंग, वो सब करवाना हमारी जिम्मेवारी। बस सुना तो हुआ कि एक रिवोल्ट कभी हुआ था, सुनते थे, कभी किताबों में पढ़ा था कि 1857 का रिवोल्ट विद्रोह हुआ था। उसी चीज को हम करेंगे। इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बाय द इंडियंस। कारण क्या हो सकते हैं उस रिवोल्ट के, या किसी भी चीज के कारण क्या होंगे? देर विल के एक कारण हो सकता है, देर विल ऑलवेज बी मल्टीपल कॉजेज। एक रिवोल्ट है वो 1857 में हुआ। कॉजेज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, हमेशा किसी भी कारण के देर विल बी पॉलिटिकल कॉज, देर वुड बी इकोनॉमिक कॉज, देर कुड बी सोशल कॉज, देर कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, देर कुड बी मिलिट्री कॉज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब कोई भी रेवोल्यूशन होगा दुनिया में, कहां पे भी रेवोल्यूशन हुआ है, जब फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ है, चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ है, हम करेंगे पूरे के पूरे सब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, अलग अलग तरीके पे अलग अलग जगह पे रेवोल्यूशन हुए हैं। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, ये कॉजेज रही हैं। अब 1857 की जब हम बात करते हैं, 1857 में, व्हेन दिस रिवोल्ट टुक प्लेस, जब रिवोल्ट हुआ, उससे पहले ऐसा तो होगा नहीं एकदम ही राजनीति चेंज हो गई। एक रिवोल्ट से पहले एक दिन कुछ और था, जब हमने आज सोचा कि आज रिवोल्ट करते हैं तो पूरे के पूरे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, ऐसा तो हुआ नहीं हो सकता। एकदम आपकी इकोनॉमी भी चेंज हो सकती, एकदम आपकी मिलिट्री भी चेंज नहीं हो सकती, एकदम आपका सोसाइटी भी चेंज नहीं हो सकती, एक दिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये चीज हमेशा पहले 100, 200, 300 सालों से या 50 सालों से चलती आ रही होती है। बट वन फाइन डे, एक दिन आपको ऐसा लगता है कि अगर आज हमने रिवोल्ट नहीं किया, अगर आज हमने रिवोल्ट नहीं किया तो हमारे जीने का भी क्या फायदा, इससे अच्छा तो मर ही जाए। अगर ऐसा कोई कॉज मिल जाए, और ऐसा अगर कॉज कोई आपको धर्म में मिल जाए, रिलीजन में, या ऐसा कोई भी इमीडिएट कॉज हो, और इमीडिएट कॉज हमेशा होगा ही होगा कि अब नहीं तो हमेशा मर ही जाएंगे। अगर इमीडिएट कॉज आपको धर्म के नाम के ऊपर मिल जाए कि वो लोग हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बड़ा आसान तरीका कोई हो नहीं सकता लोगों को इकट्ठा करने का। यहाँ पे हम बाहर खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ चलो रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ते हैं, कोई नहीं आएगा। यहाँ पे बाहर एक खड़ा होकर नारा लगाता हूँ जय श्री राम, अल्लाह अकबर, बोले सोने हाल, अभी 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। धर्म के नाम के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना बहुत आसान है, इसलिए जो पॉलिटिकल क्लास ऑफ पीपल, दे ऑलवेज मोबिलाइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के नाते लोगों को इकट्ठा करना बहुत आसान है। देयरफॉर देयर विल बी मल्टीपल कॉजेस फॉर इट, लेकिन इमीडिएट कॉज जो पहले से, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन भी करेंगे, ये सब चीज हर जगह पे होगा, लेकिन एक इमीडिएट कॉज की जरूरत पड़ेगी जहां पे अब लोगों को लगने लग जाएगा अगर अब हमने रिवोल्ट नहीं किया, अगर अब तक हमने सिस्टम चेंज नहीं किया तो हमारे जीने का भी कोई फायदा नहीं है। उसको बोलते हैं इमीडिएट कॉज। और इमीडिएट कॉज अगर धर्म में मिल जाए तो वो कंपेरेटली बहुत ही बड़ा। क्लियर है इतना बैकग्राउंड? द फर्स्ट, अगर हम कॉज की बात करते हैं, द फर्स्ट इज नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। बिकॉज ब्रिटिशर के खिलाफ ही हमने रिवोल्ट करना है 1857 में। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये ब्रिटिशर का नेचर क्या था, ये लोग कैसे थे। बिकॉज पहले बार कुछ ऐसा सिस्टम हुआ था, बिकॉज इंडिया की जब हम बात करते हैं, अगर टोटली हम उसको अलग से टॉपिक्स में बाद में करेंगे, जैसे आर्यन्स आए एंशिएंट इंडिया में, इंडो ग्रीक्स आए, शक्स आए, पार्थियंस आए, कुशानाज आए, और सारी ट्राइब्स आई।
फिर दिल्ली सल्तनत वाले टर्क्स आए, फिर मुगल्स आए। इन सब में एक कॉमनैलिटी थी, सब में एक चीज कॉमन थी, दे केम टू इंडिया एंड सेटल्ड इन इंडिया इटसेल्फ। यहाँ के यहाँ पे आए और यहीं के होके रह गए। इन्होंने कभी नहीं बोला कि चलो हम वापस चलते हैं, चाहे इनमें से कोई भी लोग थे। एंड दे गॉट assimilated into Indian culture. On the other hand, Britishers when they came to India, या फ्रेंच हो गए, पोर्चुगीज हो गए, डच हो गए, या कोई भी हो गए, ये ब्रिटिशर के खिलाफ रिवोल्ट है तो हम ब्रिटिशर की बात करेंगे। When Britisher they came to India, they came with a very different mindset. एक अलग ही माइंडसेट से आए थे। माइंडसेट वाज superiority complex या white man burden। क्या है ये white man burden या superiority complex? ये जितने भी लोग यहाँ पे आए, नो डाउट दे वर एबल एंड सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग देयर रूल, बट कभी भी ये इन्होंने नहीं कहा कि वी आर सुपीरियर एंड इंडियंस आर इन्फीरियर। ये कभी नहीं कहा था। इन्होंने कभी नहीं कहा था कि इंडियंस को कुछ नहीं आता, जो आता हमें ही आता है। इन्होंने कभी नहीं किया कहा था कि इंडिया से पैसा लूट के हम कंपेरेटिवली वापस अपने देशों में चलते हैं। बट व्हेन द ब्रिटिशर दे केम टू इंडिया, दे केम टू इंडिया विद द माइंडसेट ऑफ व्हाइट मैन बर्डन। व्हाइट मैन बर्डन, अब व्हाइट मैन का बर्डन कि अंग्रेजों के ऊपर भगवान ने एक बर्डन, बोझ डाला हुआ है। क्या बोझ डाला हुआ है? कि तुम दुनिया के अलग अलग कोनों में जाओ, वहां पे जाके लोगों को सभ्यता सिखाओ कि सब किस कैसे सभ्य तरीके से रहा जा सकता है। इसको बोलते हैं व्हाइट मैन बर्डन, कि भगवान ने, लॉर्ड क्राइस्ट ने उनके ऊपर एक बर्डन, एक बोझ डाला हुआ है कि तुम्हें छोड़ के और किसी को रहना नहीं आता, सभ्य तरीके से रहना नहीं आता, तो मैं तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेवारी डालता हूं कि तुम दुनिया के कोने कोने में जाओ, वहां पे जाके लोगों को सभ्य तरीके से रहना सिखाओ। तो ये माइंडसेट जब होता है कि सिर्फ हमें ही सभ्य तरीके से, चाहे हमें ही पता है कैसे रहा जा सकता है, तो वो सेकंड वर्ड ऐड करते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि वी आर सुपीरियर एंड हमें छोड़ के बाकी सारे लोग इन्फीरियर। इंडियन फॉर एग्जाम्पल कंपेरेटिवली हमारा ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, और अफ्रीका का वाला ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है। व्हेन दीज पीपल व्हेन दे वुड बी गोइंग टू अफ्रीका, उनका तो बहुत बुरा हाल करेंगे। इसलिए स्लेवरी जिस तरीके से अफ्रीका में प्रेवलेंट हुई थी, चेन डाल के रखते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो हिंदुस्तान में कभी नहीं हो पाया। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड लोग थे कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू द ब्रिटिशर्स। और हमेशा से हमारा माइंडसेट ही ऐसा रहा है कि अगर दो लोग आए हुए हैं, एक फॉर एग्जाम्पल एक कोई करोड़पति आया हुआ है अफ्रीका से, वो काला है, हम उसको बोलते तू साइड पे हो जाए यार। एक इंग्लैंड से या कहीं से भी यूरोपियन कंट्री से एक बिल्कुल निठल्ला गरीब वो यहाँ पे हिंदुस्तान में आया, हम उसके साथ फोटो खिंचवाने लग जाते हैं। हमारा माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है कि जो गोरा है वो सुपीरियर है, जो काला है वो इन्फीरियर है। इस तरीके से बहुत बार एग्जाम्पल भी देते हैं कि कभी ये अखबार में इश्तिहार देखा है कि शादी के लिए काली लड़की चाहिए? नहीं देखा होगा। कि क्या इश्तिहार होता है? शादी के लिए गोरी लड़की की जरूरत है, ये चाहिए, वो चाहिए। क्यों? हमारा माइंडसेट ही कंपेरेटिवली वैसा बना हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट। देयरफॉर यहाँ पे क्या है, व्हाइट मैन बर्डन से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वी आर कंपेरेटिवली वेरी सुपीरियर, और देयरफॉर हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम दूसरे जगह पे जाएं और वहां पे उनको सभ्य सिखाएं एंड ऑल दोस थिंग्स दैट आर। अब इसी जब ये इनका माइंडसेट है, ये माइंडसेट इनका नेचर और करेक्टर, नेचर का मतलब उनका स्वभाव, कैसा स्वभाव होगा जब वो हिंदुस्तान में आएंगे, कैसा नेचर एंड करेक्टर होगा जब वो हिंदुस्तान आएंगे, एंड दैट वुड बी डिटरमिनिंग। अब आपका नेचर एंड करेक्टर, फॉर एग्जांपल आपकी ऐसी आज 20 21 22 साल की उम्र में, 18 19 साल की उम्र में आपकी ऐसी थिंकिंग इसलिए है बिकॉज 15 साल से 18 साल से आपकी थिंकिंग वही थी, तो उसका आज नतीजा कंपेरेटिवली वहीं पे निकल रहा है। जब 20 साल में एक तरीके से आपने सोचा, एक तरीके के आप माहौल में रहे हो, और उस तरीके से एक नए आप उभर के आ रहे हो। ऑल दोस्त थिंग, ऐसा नहीं होगा कि जो किसी की 40 साल की उम्र है और उन 40 साल में वन फाइन डे उसको लगे कि नहीं यार आज तक मैं ये करता रहा था, आज के बाद अपनी सोचनी पूरी की पूरी चेंज कर, नहीं। योर पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटीज जो जो लोग आपके साथ रह रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे क्या है, इनका सोचना क्या तरीका क्या था, वी आर कंपेरेटिवली सुपीरियर और इंडियंस आर कंपेरेटिवली इंफीरियर। तो ये इनका नेचर, इनका स्वभाव, इनका करेक्टर डिसाइड करेगा। एंड जब ये बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ द करेक्टर ब्रिटिश रूल, इट विल बेसिकली बी कॉलोनियल। कॉलोनियल शब्द सुना है आपने? कॉलोनियल शब्द, कॉलोनी सुना है? क्या होता है मतलब?
जैसे अब अंग्रेज यहाँ पे आके वो कौन सी कॉलोनी बसाएंगे? उनके लिए एक कॉलोनी हो जाएगी हिंदुस्तान, एक कॉलोनी हो जाएगी फॉर एग्जांपल अफ्रीका का कोई देश। एक देश को वो एक कॉलोनी बनाएंगे, एक हिस्से को एक कॉलोनी नहीं बनाएंगे। उसी तरीके से उनका नेचर हो जाए कॉलोनियल नेचर, जिसका मतलब है कि हमने हिंदुस्तान को एज अ बेसिकली कॉलोनी बताना है, जिसका मतलब क्या होगा कि इसका मैक्सिमम तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया जा सकता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? हम किसी को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ये क्या, इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मल वर्ड है एक्सप्लॉयट। अरे यार आजकल मेरी बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इसका मतलब, हाँ जी, एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है नॉर्मल। ऑनलाइन वाले भी बताओ है। हाँ और कुछ, हाँ एक्सप्लॉयटेशन शब्द का मतलब, अरे एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी क्या है इसकी? हाँ जी, खून निचोड़ देना। और कैसे खून निचोड़ा जाएगा? है, नहीं वो छोड़ो, अंग्रेजों को छोड़ो। आज के टाइम पे आपके मेरे कंटेक्स्ट में वो मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है या कर रही है, जब घर वाले मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जब कुछ हो रहा है, उसका मतलब क्या होगा? अंग्रेजों को छोड़ो, वो बाद में आएंगे अंग्रेजों पे। हाँ जी, हाँ एक हो गया, हाँ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो गया। और हाँ जी बोलो। अरे कैसे कैसे आपको दुखी लोग कैसे कैसे कर सकते हैं आपको? लोगों को दुखी करने का तरीका बताओ। है, जब वो तो इकोनॉमिक हो गया। आपको घर वाले दुखी कर रहे हैं, जबकि दोस्त दुखी कर रहे हैं, मतलब है। इमोशनल हो सकता है, बिल्कुल इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल अत्याचार जिसको बोलते हैं। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, सोशल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। सोशल का मतलब आपका तो समाज ही निकम्मा है, आपके समाज को कुछ नहीं आता, ये पूरे का पूरा समाज ही निकम्मा है, हमें सब कुछ पता तो तुम निकम्मे लोग हो। तुम्हारा कल्चर ही नहीं है, तुम्हारी सभ्यता नहीं है, हमारी सभ्यता है, हम बताएंगे कैसा रहा जाता है। तुम्हारी टेक्नोलॉजी नहीं है। ऑल दोज थिंग्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सबसे गंदा एक्सप्लॉयटेशन होता है इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, सबसे गंदा। जैसे वो होता है ना ओवर अटैचमेंट, हम कई बार बात करेंगे, नहीं अपना फोन दिखा क्या कर रहा था, क्या कर रही थी, वो बहुत गंदा एक्सप्लॉयटेशन होता है। आई एम नॉट सेइंग कि किसी के साथ करो या किसी के साथ हुआ है, बट जैसे हम देखते हैं दैट बिकम्स वेरी इनसिक्योरिटी इनिशियल फेज में। जब व्हेन हम बहुत बार बात करेंगे एग्जांपल्स की, व्हेन पर्सन्स आर इनटू रिलेशनशिप तो अच्छा लगता है, अपने फोन दिखा क्या चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे 2 4 6 महीने होते हैं, ये चीज आपको इरिटेट करने लग जाते हैं, भाग जाते, मैं क्यों दिखाऊं तेरे को फोन, एंड ऑल दोस थिंग्स फॉर एग्जांपल दे बिकम इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ट्रॉमा, एक ट्रॉमा की तरह बन जाता है। उसी तरीके से नेचर ऑफ द ब्रिटिशर पीपल वर बेसिकली कॉलोनियल, जिसका मतलब है इट इज एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव। जहां पे शब्द कॉलोनी आ गया, कॉलोनियल आ गया, मतलब आप दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करोगे ही करोगे, एसेंशियली एक्सप्लॉयटेशन। अब ब्रिटिशर हमारा एक्सप्लॉयटेशन कैसे करेंगे? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। वो कैसे होगा? हमारे रिसोर्सेज, हमारा रॉ मटेरियल यहां से सस्ते में ले जाएंगे और हमारा फिनिश प्रोडक्ट्स कंपेरेटली हमें महंगे रेट में बेच देंगे। हमारा सोशल एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तुम्हारे समाज को कुछ नहीं आता यार, तुम्हारे धर्म को कुछ नहीं आता, हमारा धर्म सुपीरियर है, इसलिए हम अपने क्रिश्चियन मिशनरीज को कहते हैं कि आप कन्वर्जन करो, तो कन्वर्जन भी हो रहे थे। और धर्म के नाम के ऊपर कन्वर्जन जो सेंट्रल इंडिया में हुए हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा है कन्वर्जन। यहाँ पे अभी पंजाब में रिसेंटली ये कन्वर्जन कैसे करते, कैसे अंग्रेज या क्रिश्चियन मिशनरीज, कुछ तो करते होंगे ना। ये कन्वर्जन जैसे अभी रिसेंटली पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है, सिक्स की कन्वर्जन कर रहे हैं वो, ऑल दोस थिंग्स दैट इज टेकिंग प्लेस। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों के सेंटीमेंट के साथ खेलने लगते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट में या सेंट्रल इंडिया में क्या हुआ था, फॉर एग्जांपल एक स्कूल वैन है, स्कूल वैन चलते चलते रास्ते में वैन खराब हो गई, तो वो सेल्फ मारते थे, बोलो बोलते बोलो जय श्री राम, उन्होंने सेल्फ मारी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, या तुम्हारा बाबा काम नहीं कर रहा।
कहते बोलो सतनाम वाहेगुरु, सेल्फ मारो, फिर नहीं गाड़ी स्टार्ट हुई, तुम्हारा बाबा भी नहीं काम कर रहा। बोलो बोलो अल्लाह अकबर, फिर सेल्फ मारी, तुम्हारा बाबा भी नहीं स्टार्ट कर रहा। उसके बाद बोले हालेलुया, सेल्फ मारी, गाड़ी स्टार्ट होगी। अब बच्चे के माइंड में क्या जाता है, यार ये बाबे तो काम ही नहीं कर रहे हमारे, इनका बाबा बड़ा काम कर रहा है। उसके बाद घर पे जाके ये बात बताता है, उनको फ्री एजुकेशन दे दो, उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे दो, ऑल दोस थिंग्स। फॉर एग्जांपल दे स्टार्ट प्लेइंग विद द माइंड ऑफ द चाइल्ड इटसेल्फ, बिल्कुल छोटे निम्न लेवल के ऊपर, जहां पे बच्चा सोच नहीं सकता। बच्चे को थोड़ा ना पता चौथी क्लास को कि ये ड्रामे कर जानबूझ के करते थे वो, उनको थोड़ा पता लगता कि ये चीज कर रहे थे। तो वहां पे फॉर एग्जांपल उनको लगा हाँ यार इनका क्राइस्ट तो बड़ा काम कर रहा है, हमारे वाले तो बापा ही काम करते। चलो ठीक है, बाद में धीरे धीरे बच्चों के माइंड के साथ खेलने लगते थे, एंड देयरफॉर कन्वर्जेंस। यहाँ पे जब हम एक्सपेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव की बात करते हैं तो कहते हैं सोशल एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ऐसे रूल्स हम बताएंगे आपको रहना कैसे है। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, दैट इज बेसिकली नेचुरल फैक्टर, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू बेनिफिट मदर कंट्री। व्हाट वाज द बेनिफिट टू ऑब्जेक्टिव, व्हाट टू बेनिफिट द मदर कंट्री। मदर कंट्री का मतलब क्या होगा, इंग्लैंड को हमने बेनिफिट देना है। जितना मैक्सिमम एसेंशियल रिसोर्सेज को हम यहाँ पे एक्सप्लॉयट करके ले सकते हैं वो कंपेरेटिवली करते हैं। जब आपके माइंड में आ गया कि मैंने एक्सप्लॉयटेशन ही करना है, निचोड़ के रख देना इस कंट्री को, तो क्या क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में आप सोचोगे कभी? कभी नहीं सोचोगे। देयरफॉर दे नेवर डिफरेंशिएटेड बिटवीन व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज इमोरल। तो मॉरल और इमोरल मींस कि ये तरीका सही है और ये तरीका गलत है, फॉर एग्जांपल कभी भी डिटरमाइन नहीं किया जाएगा। एंड देयरफॉर देयर सोल एम, एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हिंदुस्तान का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया जा सकता है, रिसोर्सेज से लॉ बना के हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके, या कैसे भी, फॉर एग्जांपल दैट इज एसेंशियली एक्सप्लॉयटेशन दैट वाज देयर। एंड जब लोग ऐसे एक्सप्लॉयटेशन से दुखी हो जाएंगे तो इकट्ठे होकर बोलेंगे दैट वी आर रिवोल्टिंग, तो वहां पे रिवोल्ट की कंप्लीटली बात आ जाएगी। क्लियर हुआ पहला। सेकंड, नेक्स्ट कॉज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इज इकोनॉमिक कॉज। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज से फॉर एग्जांपल 1857 की बात ही करते हैं, इकोनॉमी का मतलब होगा या तो आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, छोटी मोटी इंडस्ट्री हो सकती है। इंडस्ट्री का मतलब आज की इंडस्ट्री नहीं, मैं घर पे बैठ के कोई फॉर एग्जांपल मूर्ति बना रहा है, घर पे बैठ के कोई खिलौने बना रहा है, घर पे बैठ के कोई चरखा बना रहा है, घर पे बैठ के तेल निकाल रहा है तो वो बेच कर दे, घर पे बैठ के फूलों की माला बना रहा है, उसी को छोटे मोटे इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। या एग्रीकल्चर हो सकता है। तो इन इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो या तो आपका एनी स्मॉल इंडस्ट्री दैट इट कुड बी, इसकी बात करी जाएगी, और फॉर एग्जांपल सेकंड वुड बी एग्रीकल्चर। इन दोनों के रीजन होगा, दोनों के दोनों लोग कंपेरेटली वहां पे दुखी हो जाएंगे। पहला, इस व्हेन द ब्रिटिशर दे केम टू इंडिया, हम सेपरेटली अलग से एक टॉपिक भी करेंगे। जब ये व्हेन दीस पीपल दे केम टू इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बाद में 1764 बैटल ऑफ बक्सर, हम अलग से करेंगे, एंटिल 1857 अप्रोक्सीमेटली 100 साल तक इन्होंने इंडिया का मेजर पार्ट किसी न किसी तरीके से कॉन्कर कर लिया था। और जब राजा को ही हटा दिया गया, राजा के पास बहुत लोग दरबार में हो गए, राजा को छोटी मोटी इंडस्ट्री से ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल जो बनते हैं तो वो वहां पे रखने होंगे। जब वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट या फॉर एग्जांपल क्राफ्टमैन या मिस्त्री जो भी लोग हो गए, जब वो राजा ही खत्म हो गया तो इनकी पैट्रोनाइजेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, अब इनको कोई दरबार में नहीं रखेगा। एक तो नेटिव रूलर्स कंपेरेटली वहां पे खत्म हो चुके थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। सेकेंडली, रॉ मटेरियल मिलना इंडिया में इंडियंस इंडस्ट्रीज के लिए कंपेरेटली मुश्किल हो चुका था। क्यों मुश्किल हो चुका था? बिकॉज ब्रिटिशर धीरे धीरे हमारे नुक एंड कॉर्नर पे जाके रॉ मटेरियल लेने लगे थे, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल कि हम सस्ता रॉ मटेरियल लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो चुका था। क्या होता था, हर कोने में जहां पे कोई कॉटन उगा रहा है, जहां पे कोई इंडिगो उगा, नील उगा रहा है, तो वहां से लेके रॉ मटेरियल इंग्लैंड भेज देते थे, वहां पे इंडस्ट्री में गुड्स बनते थे। और फॉर एग्जाम्पल वही जो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी गाँव में कोने में मलुका गाँव में बैठ के थोड़ा बहुत कॉटन की खेती कर रहा हूँ, मेरे पास आए, मैंने उनको कॉटन बेच दिया और उन्होंने मेरे को उसके बदले में पैसे दे दिए।
अब सर्दी में मेरे को चाहिए कपड़ा, स्वेटर चाहिए, तो वो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्री में जो स्वेटर बना हुआ है वो यहाँ पे लाके मेरे को बेच देंगे और वही पैसे मैं उनको वापस दे दूंगा। एक विशेष सर्कल में कंप्लीटली हम फंस चुके थे, जहां पे रॉ मटेरियल हम अपना बेच देते थे, पैसे हमें मिल जाते थे और वही पैसे हम उनको वापस दे देते जब उनके प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल सस्ते में हमसे रॉ मटेरियल खरीदा और महंगे में प्रोडक्ट कंप्लीटली हमें ही बना के बेच दिया, तो जिससे डबल नुकसान हुआ। अगर हमारा फॉर एग्जांपल कोई हैंडमेड गुड है, किसी ने हाथ से स्वेटर बनाना है, 5-7 दिन तो 10 दिन तो लग ही जाएंगे, तो वहां पे वो स्वेटर का प्राइस रखेगा फॉर एग्जांपल 1 रुपया। लेकिन अगर इंडस्ट्री में गुड्स बन रहे हैं और बल्क में बन रहे हैं तो एक दिन में 1000 पीस बन जाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट कंपेरेटली बहुत ही कम हो जाएगी, इंसान की इन्वॉल्वमेंट जरूरत ही नहीं है, मशीन ही सब कुछ बन, और प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर एग्जांपल कितनी बन जाएगी, 50 पैसे। अब 1 रुपया और 50 पैसे, दो प्रोडक्शन कॉस्ट का फर्क आ गया। दूसरा, हाथ से बनी हुई चीज ज्यादा अच्छी दिखती है चाहे इंडस्ट्री में बनी हुई, इंडस्ट्री में बनी हुई देयरफॉर हैंडमेड तो उतना ज्यादा फॉर अच्छा नहीं बनेगा। इस वजह से क्या था, देखने में भी उनका गुड्स अच्छा लगता था, सस्ता भी होता था, तो हमें मेंटेलिटी तो ये रहेगी कि फॉर एग्जांपल ये हमें सस्ता वाला खरीद लेते हैं और देखने में भी अच्छा, डाला हुआ भी कपड़ा अच्छा लगता था। देयरफॉर जो हमारे लोकल लोग थे उनका फॉर एग्जांपल पूरे कपड़ा डिक्लाइन होने लगा था। फर्स्टली, सेकेंडली, जस्ट सपोज सर्टेन थिंग्स, फॉर एग्जांपल 5 ब्रदर्स हैं। अब ये मत सोच लेना कि हम तो 5 ब्रदर्स ही नहीं है तो फॉर एग्जांपल नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले बच्चे होते थे 5, 10, 12, 15 बच्चे गांव में, बहुत कॉमन सी बात है। बहुत आप अपने, मेरे को नहीं पता कि आपके फादर लोग कितने ब्रदर सिस्टर होंगे, लेकिन उस समय अपने फादर से थोड़ा सा 10 साल पहले वाले जनरेशन से पूछ के देखना, सबके 5, 7, 8, 10, 12 बच्चे होते थे, बिकॉज वही गड़बड़ ऐसे चलता थे पहले। तो 5 ब्रदर हैं, इनके पास फॉर एग्जांपल खेती करने के लिए 10 एकड़ है। कितने हैं? 10 एकड़। अब इनको लगा यार अगर हम 5 हैं तो एक बंदे को तो 2-2 एकड़ ही आएगा, और प्रोडक्शन में हम कुछ बढ़ावा भी नहीं देने वाले हैं, जितना अगर उसको 2 बंदे करेंगे तो भी उतने प्रोडक्शन ही रहेगी, 5 बंदे 5 भाई करेंगे तो भी उतनी प्रोडक्शन ही रहेगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम इकट्ठा फैमिली की इनकम को बढ़ाने की बात करते हैं, लेट अस इंक्रीज द इनकम ऑफ फैमिली। क्या करते हैं यार, 5-10 एकड़ के लिए 2 बंदे बहुत है, तो 2 लोग क्या करने लगे, दे गॉट एंगेज्ड टू एग्रीकल्चर। 3 बंदे फॉर एग्जांपल फ्री बच गए, ये बोलते हम ऐसा करते हैं, हम शहर में जाते हैं और एक छोटी सी इंडस्ट्री सेटअप करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, फाइन, वेल एंड गुड, ताकि हम ओवरऑल फैमिली के इनकम है। कहते हैं आपको फूड ग्रेन कंपेरेटिवली हम देते रहेंगे और हमारी कलेक्टिव इनकम कंपैरेटिवली पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एवरीवन वाज हैप्पी। 3 लोग शहर में काम कर रहे हैं और 2 लोग फॉर एग्जांपल आपके गांव में काम कर रहे हैं, और सबका गुजारा फैमिली बड़ा चल रहा है। वन फाइन डे ब्रिटिशर्स दे केम टू इंडिया और लोगों से रॉ मटेरियल खरीदने लगे और सस्ते में प्रोडक्ट्स भी कंपैरेटिवली बेचने लगे, जिसके चलते हुए क्या हुआ, इंडस्ट्री इनकी कंपैरेटिवली बंद हो गई। जब इंडस्ट्री बंद होगी तो ये 3 भाई कहां पे जाएंगे? इंडस्ट्री बंद होगी तो कहां पे जाएंगे? गांव में जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो वो क्या हुआ, दे गॉट बैक इनटू देयर ओन एग्रीकल्चर सिस्टम। अब पहले 2 लोग 10 एकड़ पे खेती कर रहे थे, अब 2 के साथ 3 और जुड़ गए, लेकिन क्या जमीन बढ़ी? जमीन तो 10 एकड़ ही रही। बाई चांस किसी रीजन की वजह से 5 भाइयों में लड़ाई हो गई और कितना एग्रीकल्चर आ गया, एक भाई के हिस्से 2-2 एकड़ आ गए, 2-2 किले आ गए। अब हर भाई के आगे फिर 4-4 बच्चे हो गए, चारों के चारों लड़के फॉर एग्जांपल, और फिर कितना आया, आधा एकड़ सबको, और सबका ये सिस्टम चलता रहा। क्या ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा के कम हुआ? जब जमीन टुकड़ों में बढ़ जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? अरे बोलो, जग के रहो, सो रहे हो, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो फिर और आपके घर का गुजारा चलेगा कि नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगा तो प्रॉब्लम आने लगी। और अगर बाई चांस ये सिस्टम कंप्लीटली हो चुका है, जब सब लोग एग्री इंडस्ट्री खत्म होने के बाद घर पे वापस आ जाओगे तो क्या होगा, द बर्डन ऑन लैंड इंक्रीज्ड। क्या हुआ,
जमीन के ऊपर बोझ बढ़ गया। बोझ बढ़ने का तो नहीं कि हमारा सब इकट्ठे हो गए तो वेट की वजह से बोझ बढ़ गया। बोझ बढ़ने का मतलब 10 एकड़ थे अब उसके टुकड़े होने लग गए हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन कम होगी। और कभी कभी बाई चांस बीच में क्या आ गया, फेमीन भी आ गया, सूखा भी पड़ गया, प्रॉब्लम और बढ़ गई, जिससे चलते हुए लोगों को कंपेरेटली काफी ज्यादा प्रॉब्लम। तो जो हमारी छोटी मोटी इंडस्ट्री थी वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर की आने की वजह से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। पहले सेकंड पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट इकोनॉमिक कॉज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैंड या एग्रीकल्चर। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट से। ब्रिटिशर व्हेन दे केम टू इंडिया, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम इंडियंस का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करा जा सकता है, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन। और सबसे ज्यादा लोग जैसे एग्रीकल्चर में उस समय के ऊपर एंगेज थे, तो इन्होंने देखा कि कैसे हम लोगों से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उनसे ले सकते हैं, अपना हिस्सा अपना शेयर कैसे कंपेरेटिवली उनसे ले सकते हैं। वेर एवर द ब्रिटिशर वेंट, जहां जहां पे अंग्रेज गए, उन्होंने एक नया एग्रीकल्चर रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम डिवाइस किया। जब इंडिया, इससे पहले क्या चल रहा था इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल व्हेन मुगल्स वर देयर, वो क्या कहते थे, हर साल तुम्हारा लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया, इतना तुमने हमें देना ही है। जहां हर साल मेजरमेंट किया जाएगा कि हर साल, क्योंकि बहुत बड़ा मुगल रूल था, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी भी थी इनके पास, तो फिक्स कर दिया कि भाई इतना लैंड रेवेन्यू हर साल कलेक्ट करेंगे। और पहले बात तो मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट के बाद प्रोडक्शन ज्यादा है तो ज्यादा हिस्सा ले लेंगे, प्रोडक्शन कम है तो कम हिस्सा ले लेंगे। बट एज दीज ब्रिटिशर्स वर ओनली फ्यू इन इंडिया, ब्रिटिशर तो बहुत कम लोग थे, ऐसा तो नहीं कि चलो पूरा का पूरा इंग्लैंड चला हम हिंदुस्तान में चलते हैं, कुछ लोग ही आए होंगे, बाकी तो हमारे लोग ही सहायता के लिए थे। Therefore, at that particular point of time, when these people they came to India, इन्होंने एग्रीकल्चर सिस्टम को पहले तो जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चलाने की कोशिश ही करी। हर साल मेजरमेंट करते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर एक और कोशिश करी, नहीं 5 साल का रेवेन्यू सिस्टम हम डिसाइड करते हैं कि 5 साल तक एक बार हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम को मेजर कर लेंगे कि किस जमीन का कितनी प्रोडक्शन है और हमें उसमें से कितना हिस्सा मिल सकता है। ये चीज भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं चली, फेल हो गया। फिर एक और सिस्टम डिवाइस किया कि 10 साल के लिए हम देखते हैं डेकेनल सिस्टम, और फिर उसी डेकेनल सिस्टम को 10 साल के डिकेड वाले सिस्टम को इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट भी बना दिया। परमानेंट सिस्टम भी फेल हो गया, फिर एक नया सिस्टम, फिर तीसरा नया सिस्टम। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स वर देयर। द फर्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सेटलमेंट भी बोला जाता है। सेकंड इज फॉर एग्जांपल रायतवाड़ी सेटलमेंट। थर्ड इज महालवाड़ी सेटलमेंट। ये कुछ सेटलमेंट्स मेजर सेटलमेंट्स है। रायतवाड़ी हो गया, महलवाड़ी हो गया, और फॉर एग्जांपल तीनों के तीनों सेटलमेंट से प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन भी कंपेरेटिव बन जाते हैं। जब हम इस सेटलमेंट की बात करते हैं, ये पहला सेटलमेंट है जो हिंदुस्तान में किसी ब्रिटिशर के द्वारा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके को लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को ऑर्गेनाइज तरीके से देने की कोशिश करी गई। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बंगाल हो गया, बिहार का कुछ हिस्सा हो गया, यूपी का कुछ हिस्सा हो गया, वहां पे इन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करी। नेक्स्ट इज रायतवाड़ी सेटलमेंट, इसको हमने साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, पहले मद्रास वाले रीजन में, बाद में बॉम्बे वाले रीजन में। थर्ड इज महालवाड़ी सेटलमेंट, इसको हमने सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश भी करी। तो 3 मेजर सेटलमेंट्स है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे, तीनों का तीनों आना भी कंपेरेटिवली आपके लिए जरूरी है। फर्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट। 1790 में कोशिश करी गई ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को एक 10 साल का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया जाए, सब कुछ मेजर भी किया जाए, और मेजरमेंट के बाद फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम शुरू किया जाए, और एक ऐसा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया जाए जो हमेशा के लिए परमानेंट है। बिकॉज ब्रिटिशर के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि हर साल लैंड रेवेन्यू कितना लैंड है, किसके पास कितना प्रोडक्टिव लैंड है, कितना अनप्रोडक्टिव लैंड है, क्योंकि लैंड भी अलग अलग तरीके की होती है। एक ऐसी लैंड जहां पे हर साल खेती होती है,
एक ऐसी लैंड जहां पे 1 साल खेती होती है, फिर 1 साल छोड़ देती है, फिर 1 साल खेती होती है। थर्ड एक ऐसी लैंड होती है जहां पे 1 साल खेती होगी, फिर 2 साल 3 साल छोड़ देंगे, फिर फॉर एग्जाम्पल खेती होगी। एक और कैटेगरी ऑफ लैंड होती है वहां पे 1 साल एग्रीकल्चर होगा, फिर 5 साल खाली छोड़नी पड़ेगी। प्लाज, प्रौती, चच्चर और बंजर, ये 5-4 कैटेगरी ऑफ द लैंड होती है। हर साल किया जाएगा, 1 साल छोड़ के किया जाएगा, 2 साल छोड़ के किया जाएगा, जो 2-3 साल, और फिर 5 साल छोड़ के फिर एग्रीकल्चर किया जाएगा। तो इसको अलग अलग लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है, जो आपको मेडिवल हिस्ट्री जब कराएगी उस समय के ऊपर कराया जाएगा। तो इन्होंने बोला कि 1793 में हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बनाया जाए जो 10 साल के लिए परमानेंट हो जाए। लेकिन बाद में इनको ये सेटलमेंट ठीक लगा और इन्होंने क्या बोला कि फॉर एग्जांपल 1793 में इसी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट का नाम दे दिया कि इसको हम परमानेंट ही करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आया कि जमीन है किसकी? क्या हिंदुस्तान में जो जमीन है ये जमींदारों की है, या हिंदुस्तान में जमीन है आम पीजेंट जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं उसकी? तो डिसीजन तो तभी लिया जाएगा ना, अगर पहले बात तो पता लगना चाहिए जमीन किसकी है। अब ब्रिटिशर के पास जो उनके माइंड में कंसेप्ट था, उनको था कि आम लोगों की जमीन नहीं हो सकती, जमीन हमेशा जमींदारों की, जो बड़े बड़े जमींदार उनकी हो सकती है। बिकॉज इंग्लैंड में यही सिस्टम चल रहा था, कुछ लोगों के पास जमीन है, बाकी जो गरीब पॉपुलेशन है उनके खेतों में काम कर रही है। जब इंडिया में आया तो ये डिसीजन 2 ग्रुपों में, 2 हिस्सों में बट गया। कुछ लोग सोचने लगे ये जो पूरी की पूरी जमीन है ये पीजेंट की है, और कुछ लोग सोचने लगे, अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, एक ग्रुप अंग्रेजों का सोचने लगा नहीं, दिस लैंड बिलोंग टू द लैंडलॉर्ड्स। अल्टीमेटली डिसीजन क्या लिया गया कि ये जमीन पूरी जमींदारों की है और आम लोग सिर्फ उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हमें जो भी सेटलमेंट करना है वो डायरेक्टली जमींदार के साथ ही किया जाएगा। तो जस्ट वाई अ स्ट्रोक ऑफ पेन मीन्स एक सिग्नेचर से जितने भी आम जमींदार उनके पास जमीन थी वो ले ली गई, और जमींदारों को, आम पीजन के पास जो जमीन थी वो ले ली गई, और जमींदार को पूरी की पूरी वो जमीन हैंड ओवर कर दी गई। फॉर एग्जाम्पल एक कोई खेत गांव में बंदा है, उसके पास 50 एकड़ जमीन है, लेकिन ये 50 एकड़ किसी के पास नहीं है, टोटल 100 एकड़ जमीन है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि नहीं यार, ये जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इनके पास आधा आधा, 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ जमीन नहीं हो सकती। एक बंदा ही होगा जिसके पास 100 एकड़ जमीन है, तो पूरे का पूरा क्या बोले, चलो ठीक है 100 एकड़ इसी के नाम पे करते हैं। तो जो आप बहुत लोग देखते हो तो वो कि हमारे पास, हमारे दादा परदादा के पास इतनी जमीन होती थी, तो मेजोरिटी पैसा ऐसे ही आया हुआ था। ठीक है, जो या उनका कोई चापलूस बंदा होगा तो चापलूस ने फॉर एग्जाम्पल चापलूसी कर दी, अंग्रेजों ने बोल दिया आज के बाद 50 गाँव तेरे नाम के ऊपर। जैसे पटियाला में जाती हो तो बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारे राजघराने के साथ संबंध है, हमारे फैमिली रिलेशंस हैं। वो इसलिए थे बिकॉज कैप्टन का, जो अभी कैप्टन साहब है, इसका दादा बड़ा शकीन बंदा था, तो 365 से ज्यादा तो शादियां करी हुई थी। जो लड़की पसंद आ जाए चलो ठीक है, चलो आ जाओ तुम्हारे से मेरी घर वाली भाई, वो सबका फूफा बन गया था वो। ठीक है, तो इसलिए सबके साथ फैमिली रिलेशन उनके बने हुए थे, तब सब लोग इसलिए कह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे राजघराना के साथ फैमिली रिलेशन थे। अलग बात है। तो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट की कंपेरेटली कैसा सेटलमेंट जिसको डिवाइस किया गया, द लैंड वाज बेसिकली टेकन फ्रॉम द पीजेंट्स एंड हैंडेड इट ओवर टू द लैंडलॉर्ड, कि ये जमीन कंपेरेटली पूरी की पूरी आपकी ही, आपको ही हैंड ओवर कर दी। इस सिस्टम को बाद में परमानेंट कर दिया कि पक्के तौर के ऊपर हम इसको ऐसा ही कर देंगे, सिस्टम को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो वहां पे क्या बोला, जितना भी प्रोडक्शन हो रही है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, उस खेत से 10 क्विंटल प्रोडक्शन हुई, बोला 10 क्विंटल में से 5 क्विंटल ब्रिटिशर के पास जाएगा, और एग्जाम्पल की 5 क्विंटल पीजेंट के पास रह जाएगा, जो वहां पे खेती जमींदार के पास रह जाएगा। ऐसे ही जमींदार का काम, जो वहां पे प्रोडक्शन सिस्टम कंपेरेटिव, जमींदार को बोलते भी तेरी जिम्मेवारी है पूरे का पूरा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कलेक्ट करके हमें वापस भी देना है। तो जमींदार बोलता है इसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा, कहते 1/11 जितना कलेक्ट करेगा उसमें से एक हिस्सा तेरा है, और 10/11 कंपेरेटली पूरे का पूरा हिस्सा वो हमारा रह जाएगा। जमींदार बोलता ठीक है, जितना कलेक्शन हो रहा है उसमें से कुछ हिस्सा मेरा हो जाएगा, और फॉर एग्जांपल बाकी मैं कलेक्ट करके तुम्हें दे दूंगा। इस सिस्टम बेसिकली डिवाइस जहां पे लैंड जमींदार से लेके फॉर एग्जांपल कंपेरेटली उनको दी गई। अच्छा सिस्टम है कि बुरा सिस्टम है? एक बार ही बता दिया कि इसके बाद प्रोडक्शन इतनी ही होगी और आपको लैंड रेवेन्यू इतना ही दिया जाएगा। अच्छा सिस्टम है या बुरा है? क्यों?
हो सकता है। ब्रिटिशर के लिए क्यों अच्छा है? क्यों? और कुछ? हाँ जी, बोलो। हाँ जी, चलो ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਈਜ਼ ਬੋਲਡ ਐਂਡ ਅ ਬਰੇਵ ਮੈਜਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ, ਤੀਜਾ ਫॉर एग्जांपल ਪੀਜ਼ੈਂਟ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਫॉर द ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ द सिस्टम वाज कंप्लीटली बैड, तो व्हाई डिड द जमींदार एक्सेप्टेड द सिस्टम? अगर आपके लिए सिस्टम बुरा है तो आप एक्सेप्ट ही क्यों करोगे? नहीं, मैं नहीं सिस्टम को एक्सेप्ट करता, मना कर देते। तो ये दिखाया जाएगा ना कि नहीं आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये ब्रिटिशर के लिए इसलिए अच्छा था बिकॉज इनको बार बार लैंड रेवेन्यू मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। When these people they came to India, they were only few in number, कुछ गिनती के लोग ही तो थे। When they were only few in number, it become very much difficult कि आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने में अपने बंदों को लगाओगे या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में अपने बंदे को लगाओगे या फौज में अपने बंदों को रखोगे। पहले तो अपने एग्जिस्टेंस को बचाना है, लैंड रेवेन्यू तो हम कलेक्ट बाद में भी कर लेंगे। तो ब्रिटिशर के लिए बहुत बढ़िया हथियार आ चुका था कि हमें परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीटली आता रहेगा। एक बार हमने मेजरमेंट कर दिया, और कैसा मेजरमेंट कर दिया? जो समय हाईएस्ट था। कैसे पता लगे हाईएस्ट? इन्होंने 1780 से लेके 1790 तक लास्ट 10 सालों का लैंड रेवेन्यू देखा गया, और देखा गया कि उस लास्ट 10 सालों में कौन से साल में लैंड रेवेन्यू सबसे ज्यादा हाई हमने कलेक्ट किया है, और उसी को बोल दिया आज के बाद इसको हम परमानेंट कर देते हैं। लास्ट 10 years लैंड रेवेन्यू was taken into consideration, and what was the highest land revenue that was paid in last 10 years that was fixed as permanent once for all, कि इसको परमानेंट कर देते हैं, एक बार डिसाइड कर दिया परमानेंट है। अब हमारे पास तो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, चाहे बारिश ज्यादा हो जाए, चाहे फसल हो चाहे फसल ना हो, मेरे पास परमानेंट इनकम कंप्लीटली आती ही रहेगी। ब्रिटिशर के लिए बहुत बड़ा था परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। एंड जमींदार को बोल दिया कि भाई तेरी जिम्मेवारी है कि लैंड मेरे को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके तुमने वापस देना है। देयरफॉर ब्रिटिशर के पास एक ऐसी क्लास ऑफ पीपल भी मिल गए, एक ऐसे लोग भी मिल गए जो जिनकी एग्जिस्टेंस उनके ऊपर ही डिपेंडेंट थी कि भाई अगर तू मेरे को कलेक्ट करके नहीं देगा लैंड रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी जिम्मेवारी है कि मैंने एक डेट तक, एक तारीख तक, फॉर एग्जांपल आज है 3rd जून, कि फॉर एग्जांपल मैंने 3rd जून के सूरज के छिपने तक सो एंड सो अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर को दे देना है। और अगर मैं लैंड रेवेन्यू कलेक्ट, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, और अगर मैं लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके तुम्हें वापस नहीं दे सकूंगा तो जमीन मेरे से लेके इसको दे दी जाएगी, क्योंकि ये बोले कि मैं आपको कलेक्ट करके दूंगा अगले साल। अगले साल इसने नहीं करके दे दिया तो इसको जब किसी और को दे दी जाएगी। इस सिस्टम को जहां पे एक तारीख को फिक्स किया जाता था, उस तारीख के सूरज के छिपने तक आपको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके हमारे पास डिपॉजिट करवाना है। अगर नहीं करवाओगे तो जमीन आपसे लेके किसी और को दे दी जाएगी। इस सिस्टम को बोलते हैं सनसेट क्लॉज। समझ आ गया? ये सनसेट, सूरज के छिपने तक का टाइम पीरियड दे दिया। सनसेट क्लॉज या प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। ब्रिटिश इनिशियल फेज में द लैंड रेवेन्यू दे वर सक्सेसफुल, लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि उनके पास बारिश नहीं हुई एंड इनको बोला गया था कि आप लैंड रेवेन्यू पे करो। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि जमींदार क्या बोलेंगे कि आपका एक फिक्स अमाउंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया, अब ब्रिटिशर ने क्या सोचा था कि जमींदार तो लोकल बंदे हैं ना,
ये अपने लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। इन्होंने सोचा फॉर एग्जाम्पल 10 क्विंटल प्रोडक्शन हो रही है, जब ठीक है जब ऐसा लगा लो 20 क्विंटल प्रोडक्शन हो रही है, 20 में से 10 क्विंटल अंग्रेजों को कलेक्ट करके हमारे जमींदार ने देना है। अगर 20 की जगह के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 40 क्विंटल प्रोडक्शन हो गया तो कितना देना होगा? अगर नॉर्मली 20 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है और आपका फिक्स कर दिया कि 10 क्विंटल हमें देना ही देना है, अगर प्रोडक्शन बढ़ के 40 क्विंटल होगी तो कितना दोगे? कितना देना होगा? कितना देना होगा? है एक बताओ। है सेम कितना? आपका कमरे का किराया है 5,000 रुपए, उस प्रॉपर्टी की वर्थ है 5 करोड़ रुपए, और कल को उस प्रॉपर्टी की वर्थ होगी 10 करोड़ रुपए, तो क्या आपका कमरे का किराया भी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वो तो उतना ही रहेगा। अब प्रोडक्शन 40 होगी तो भी आप कितना दोगे? और अगर प्रोडक्शन होगी 8 क्विंटल तो भी 10 जेब से देना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा। यही ब्रिटिशर के लिए बेनिफिट था, बिकॉज हमने लैंड रेवेन्यू ही ऐसा फाइनल किया था जो हाईएस्ट, इससे ज्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती यार, खत्म बात। इससे ज्यादा कलेक्शन भी हम नहीं कर सकते, इसलिए इंपॉर्टेंट क्या था, परमानेंट ऐसा चीज को परमानेंट कर दो जो उनके लिए देना ही मुश्किल हो, जब प्रोडक्शन बढ़े ना। और जमींदारों को क्या बोल दिया, अरे यार तुम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, तुम ही बेवकूफ हो जो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हो। तो कहते कैसे बढ़ाओगे? कहते ऐसा करो तुम इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। इरिगेशन फैसिलिटीज के चलते हुए तुम्हारी प्रोडक्शन हो जाएगी 40 क्विंटल, हमें तो 10 ही देना है, 4-5 क्विंटल तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा, 4-5 क्विंटल तुम पीजेंट को छोड़ देना, तुम्हें भी बेनिफिट हो जाएगा और पीजेंट को भी बेनिफिट हो जाएगा। एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट जमींदार वुड बी फुलफिलिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल भी करेंगे, एंड दे वुड आल्सो बी इन्वेस्टिंग इनटू स्कूल्स या कुछ और थोड़ा बहुत हॉस्पिटल भी अपने लोगों के लिए खोलेंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, सनसेट क्लॉज के अंडर पहले ही इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू फिक्स कर चुका था कि पॉसिबल ही नहीं है कि उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। इरिगेशन भी कहीं कहीं पे प्रोवाइड करने की कोशिश करी, बट इट वाज अल्टीमेटली नॉट बेनिफिट। अब जब इतनी प्रोडक्शन हो रही है तो ब्रिटिशर तो जमींदार खुश है, लेकिन जब ये प्रोडक्शन हो रही है तो आपको ये कलेक्ट करके देना है, तो जमींदार बहुत दुखी हो जाएगा। तो क्या करेगा, लेट अस इंपोज न्यू टैक्सेस, हम नए टैक्स लगाते हैं, नए टैक्सेस। फॉर आपके पास कितनी गाय भैंस है? 5 है, तेरी गाय भैंस के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे। कहाँ पे चराने जाते हो इसको? अपने खेतों में, चल गरी टैक्स, चराई टैक्स, खेत फसलों को चुरा उसको, फॉर एग्जांपल जब गाय भैंस को चुराने के लिए लेके जाते हैं, इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। कितने घर में कमरे हैं? 4 हैं, तेरे ऊपर भी चराई गरी टैक्स, घर के ऊपर टैक्स लगा दिया। ऑल दोस टैक्सेस वर बेसिकली बीइंग इम्पोज्ड। क्यों? कम से कम 11 क्विंटल तो हमें मिल जाए, 1 क्विंटल हम रख ले, 10 क्विंटल उनको दे दे। मल्टीपल टैक्सेस वर बीइंग इम्पोज्ड, बट व्हेन द ब्रिटिशर्स दे वर नॉट इन अ पोजीशन, और द जमींदार जब बिल्कुल ही कंडीशन में नहीं थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके मल्टीपल टैक्सेस लगाने के बाद भी, तो उन्होंने क्या किया, सनसेट क्लॉज के अंडर वो जमीन उनके हाथ से जाने लगी। अब मैं गांव का जमींदार हूं, मेरे को पता है, बहुत अच्छे तरीके से समझना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मैं गांव का जमींदार हूं और मेरे को पता है कि इस जमीन से कितनी प्रोडक्शन हो सकती है, और मैक्सिमम प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल कितनी है? 20 क्विंटल, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। एडिशनल कर लिया 25 क्विंटल हो जाएगी। तब मैं 20 क्विंटल में से 10 क्विंटल, कभी कभी कम भी होगी, तो मैं 10 क्विंटल से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके दे ही नहीं सकता हूं, दैट इज माई लिमिटेशन। लेकिन ब्रिटिशर को हजम नहीं हो रही है बात, कहते तुम्हें छोड़ के किसी और को बंदे को लगा देंगे। तो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल वहां पे क्या ऑक्शनिंग हुई, लैंड की बोली लगाई गई कि बताओ कौन है जो सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है। मैं भी बोली में चला गया क्योंकि मैं लोकल जमींदार हूं। मैं बोलता जनाब 8 क्विंटल से ज्यादा नहीं दे सकते, तू साइड पे हो पहले तो। दूसरा बंदा बोलता मैं 11 दूंगा। तीसरा पड़ोसी था मेरे गांव का, वो बोलता है 12 दे दूंगा। चौथा एक अंग्रेज, फॉर एग्जाम्पल एक शहर से एक बंदा आ गया जिसको लगा यार एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, हम भी एग्रीकल्चर काम शुरू कर देते हैं। तो उसने बोला कि मैं बोली लगाता हूँ, मैं 20 क्विंटल तो मैं कलेक्ट करके दे दूंगा।
अब उसके बराबर कोई बोली लगाने वाला नहीं था, जहां पे प्रोडक्शन ही 20 क्विंटल हो रही है। अब वो बंदा बोल रहा है 20 क्विंटल मैं तुम्हें कलेक्ट करके दे दूंगा, मतलब प्रोडक्शन उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका बोल दिया, किसी ने बोली लगा दी 15 क्विंटल पे कभी चलेगी, कभी 20 क्विंटल पे चली गई। अब ये शहर में बंदा रह रहा है, वो खुद खेती करेगा, क्या करेगा, किसी और को आगे दे देगा। क्या बोलेगा कि मेरे को जो 20 क्विंटल में मिला है, तू मेरे को 22 क्विंटल कलेक्ट करके दे। फिर उसको 22 क्विंटल कलेक्ट नहीं कर पाया, फिर तीसरे बोली लगी, फिर अगले साल बोली लगी, किसी और के पास वो जमीन चली गई, बोलता 22 क्विंटल मैं अंग्रेजों को कलेक्ट करके दूंगा। तो गांव वालों को क्या बोला कि तुम मेरे को 25 क्विंटल दो। पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है चीज की। इस चीज को बोलते सब इन्फ्यूडेशन। सब इन्फ्यूडेशन मीन्स एक फ्यूडलिज्म, एक से नीचे दूसरा फ्यूडल लॉर्ड, दूसरे के नीचे तीसरा फ्यूडल लॉर्ड, तीसरे के नीचे चौथा फ्यूडल लॉर्ड, और एक सीक्वेंस, एक लाइन तरीके से बन गई थी। शहर में जो बैठा है ही वाज टोटली अनकनेक्टेड विद द लोकल लैंड, और बार बार ऐसी बोली बढ़ा रहा था कि इतनी चली जाएगी, इतनी चली जाएगी, एंड अल्टीमेटली पूरे का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया था, खत्म होने का सिस्टम था। परमानेंट सेटलमेंट ऐसा बोला गया था that these landlords would basically be acting as a feudal lord and a class. There will be a class of people which will be loyal to the Britisher. एक ऐसे लोग होंगे जो लॉयल होंगे हमारे साथ, एक ऐसे लोग होंगे जो जरूरत पड़ने पे हमें मौका भी देंगे और हमारे साथ भी खड़े रहेंगे। अब सनसेट क्लॉज के अंदर कुछ कुछ लोगों की जमीन गई थी, सब जमींदार की तो जमीन गई नहीं थी। तो जिनकी जमीन गई थी वो तो इनके खिलाफ हो गए, तो जिनकी जमीन नहीं गई थी, जिनके पास एक लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, वो अंग्रेजों के लॉयल हो गए, बिकॉज उनकी होंद तो अंग्रेजों के खिलाफ ही थी, अंग्रेजों के साथ ही होती। तो सिस्टम चल, पीजेंट भी इफेक्ट हो रहे थे। जब ये सिस्टम चल रहा था, अंग्रेज बोलते यार तुम तो इंडियंस हो, तुम्हें ज्यादा दिमाग वाग नहीं है, हम तुम्हें बताते हैं कैसे खेती करी जाती है। जैसे कुछ बहुत बच्चा सा घर वालों खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, एक बार से कहीं से पढ़कर आ जाता है फॉरेन से, चलो इंडिया को मैं बताता हूँ तुम्हें, घर वालों को तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं बताता हूँ कैसे खेती करी जाती है। वो सिस्टम अंग्रेजों ने भी हमें बताने की कोशिश करी। कहते यार गलती हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी है। कहते जनाब हमारी गलती कैसे है, तुम ग्रो करते हो फूड क्रॉप। कहते फूड क्रॉप ही तो ग्रो करेंगे, क्या ग्रो करोगे, फॉर एग्जाम्पल कभी व्हीट लगा दिया, कभी राइस लगा दिया, कभी कुछ करा दिया। कहते इसकी जगह पर मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। कहते हाँ जी बताओ। कहते तुम ऐसा करो, फूड क्रॉप की जगह पे तुम ग्रो करो कैश क्रॉप, जैसे जूट हो गया, इंडिगो होगी, कॉटन होगी। अब कॉटन का रेट तो ज्यादा ही है ना, जूट का रेट भी ज्यादा, इंडिगो का रेट भी ज्यादा है। कहते अरे यार तुम तो बहुत सियाने हो, अंग्रेजों को बोलते आज तक तो हमें बताया ही नहीं किसी ने भी फूड क्रॉप की जगह पे कैश क्रॉप भी ग्रो कर सकते हो। कहते ग्रो तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास कॉटन को खरीदने वाला बंदा नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है जूट या इंडिगो के लिए। अंग्रेज बोलते हम है ना यार, तुम क्यों टेंशन लेते हो, हम इसको खरीदेंगे और हम इसको अपने आप कहीं अपनी फैक्ट्री में ले जाएंगे। कहते जनाब रेट क्या दोगे। कहते यहाँ पे रेट क्या है। कहते फॉर एग्जांपल रेट है यहाँ पे ₹2 पर क्विंटल। तो तुम कितना दोगे। अंग्रेज बोलते हम तुम्हें ₹5 क्विंटल दे देंगे। थोड़ी सी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन पैसा भी तो, प्रॉफिट भी तो ज्यादा हो रहा है। हमारे किसानों को लगा यार ये तो बढ़िया बंदी है अंग्रेज, तो आज तक तो ऐसे ही इनको गालियां निकाल रहे थे, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे फार्मर्स ने क्या किया, चलो ठीक है हम कैश क्रॉप ग्रो करते हैं, थोड़ा बहुत अपने लिए लगा दी गेहूं, व्हीट या राइस, बाकी जगह पे अंग्रेजों के लिए लगा दिया हमने कैश क्रॉप। अब हमारे पास पैसा तो था नहीं, इसको बहुत अच्छे तरीके समझो, पैसा तो हमारे पास था नहीं, तो हमने क्या किया, गांव में जो साहूकार था उसके पास चले गए। कहते भाई हमें अंग्रेजों ने ये जुगाड़ बताया है, लेकिन इसके लिए हमारे पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। साहूकार बोलता मैं देता हूँ ना पैसे, यार तू बीज खरीद, जितना खरीदना है, कितना प्रोडक्शन करना करो। तो यार तुम भी बहुत अच्छे हो निकले हो, मैंने तो ऐसे ही तेरे लिए बुरा सोच रहा था, साहूकार भी हमारा तो बहुत बढ़िया बंदा है। ठीक है, कहते कितने पैसे चाहिए। कहते मेरे को इतने पैसे चाहिए, और पैसा तुम मेरे को पैसे के बदले क्या दोगे। अब किसान होता है, किसान बोलता मैं अपनी जमीन गहने रख देता हूँ, तुम मेरे को पैसे दे दो, और उसके ऊपर अंगूठा लगा लेता था, अंगूठा लगा दिया, पैसे दे दिए, क्रॉप भी होगी। अब क्रॉप होगी, अंग्रेज बोलते भाई यार अब मूड बदल गया है हमारा, हमने नहीं खरीदनी है तुमसे क्रॉप, मूड बदल गया है। कौन सा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, जुबान ही तो हिलाई थी, इसकी हड्डी नहीं है, खाई भी चल जाती है। अंग्रेज बोलते हमने नहीं खरीदनी है। अब हमारे फार्मर बोलते हम कहाँ जाएंगे, तो तेरी मर्जी, हमने क्या टेंशन है। कहता ऐसा करो, अगर हमें बेचनी ही है तो ₹2 के ऊपर बेच दो।
कहते यार हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इससे ज्यादा है। अंग्रेज बोलते हमें क्या पता, तुम्हारी प्रोडक्शन कॉस्ट तुम देखो, हम तो इतने पे बेच रहे हैं। अब इसको खाया भी नहीं जा सकता, इसका कम से कम खा तो सकते थे। अब कॉटन को कौन खाएगा, इंडिगो को कौन खाएगा, नील को कौन खाएगा, जूट को कौन खाएगा। अब हमारी मजबूरी बन चुकी थी कि हम उस प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को सिर्फ अंग्रेजों को ही बेच सकते हैं, और कोई था ही नहीं खरीदने के लिए। देयर मस्ट बी वाज अ प्रॉब्लम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां पे इनकी मजबूरी में था। अब इनको तो 2 रुपए के ऊपर बेच दिया। अब विलेज बनिया आया जो शाहूकार था, बोलता भाई मेरे पैसे कहाँ पे हैं। कहते रहे अंग्रेजों ने तो हमारे साथ ऐसा किया। अब साहूकार बोलता मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को मेरे पैसे दे दो, नहीं तो तेरी जमीन चली जाएगी। अब किसान के लिए जमीन मांग की तरह होती है, तो उसको कैसे ना कैसे करके हम कोशिश करते हैं कि वो जमीन बच जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसान ने उससे लिए थे 36 रुपए, ठीक है। अब विलेज बनिया पढ़ा लिखा होगा और किसान अनपढ़ होगा। अगर आज से 150 साल 200 साल की बात करते हैं, पढ़ा लिखा और अनपढ़। अब पढ़े लिखे की कैलकुलेशन, अब हमें किसान को तो कुछ आता नहीं है, तो सिर्फ अंगूठा जहां पे जनाब लगा देते हैं, अंगूठा जहां पे। अब कैलकुलेशन कैसी होती थी, उसको चाहिए थे फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के लिए 36 रुपए, ठीक है। 1 महीने का फॉर एग्जाम्पल कैसे भी करके 36 रुपए उसको चाहिए। अब कैलकुलेशन कैसी होती है, 6 × 6 = 96। मैं तुम्हें 4 रुपए छोड़ रहा हूं प्यार में, और तुम मेरे को 100 रुपए दे देना, ठीक है। ये थी कैलकुलेशन। अब उसको सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है। पंजाबी में कहते हैं छीकम छीकम 96, 4 छड्डे 100 दे दे। 6 × 6 = 96। 4 रुपए मैं तेरे को छोड़ देता हूं, ये ले अंगूठा लगा 100 रुपए के ऊपर। अब उसको था कि 36 रुपए मैंने लिए हैं, 4 रुपए वो प्यार में छोड़ रहा है, मैंने कितने देने हैं, 32 रुपए। जुबानी देने 32 रुपए हो गए, लिखित में कितने हो गए, कितने हुए, 100 रुपए। अब हमने 32 रुपए हमारे फार्मर ने उनको वापस दे दिए। हमारा साहूकार बोलता है ये तो 32 ही है, ऊपर वाले रुपए बताओ। कहता 4 रुपए आपने तो छोड़े थे। कहते कौन से 4 रुपए, मैं तो ऊपर वाले जो बचे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 68 रुपए की। तो हमारा जो फार्मर था उसका दिमाग हिल गया। कहता 32 रुपए देने हुए तो 100 रुपए कहां से हो गए। कहता ये लो तुम्हारा अंगूठा लगा हुआ है। कहता मैं चलो तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन में जाके देखता हूँ। पुलिस किसकी है, अंग्रेजों की। और किसके साथ सांठगांठ चल रही है, साहूकार के साथ। अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिशर है, इनका टाई अप मैच चल रहा है किसके साथ, साहूकार के साथ। जो आम फार्मर दुखी होके किसके पास जाएंगे, पुलिस के साथ। पुलिस किसकी है, अंग्रेजों की। किसान बोलता मेरे के साथ धोखा हो गया है, मैं कहां पे जाऊंगा, कोर्ट में। कोर्ट किसकी है, हमारी जमीन चली गई। ऐसे सिस्टम करके हमारे आज से 200 साल पहले साहूकार लोग बने थे, हमारे अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करके ये सिस्टम चल रहा था। दिस वॉज सिस्टम दैट वॉज देयर। बेवकूफ बना के फूड क्रॉप की जगह पे बोला कैश क्रॉप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऑल दोस थिंग्स, एंड अल्टीमेटली हमें ही फंसा दिया गया था। इस सिस्टम को जो नॉर्थ और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। दैट वाज वंस फॉर ऑल, कि आज के बाद जो भी लैंड रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा वो इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट ऑल, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स, it was expected to benefit the zamindars, it was expected that zamindar would be investing into the land, वो कहीं ना कहीं पे लैंड में इन्वेस्ट भी करेगा, जिसके चलते हुए ही हमारे पीजन को भी बेनिफिट हो जाएगा। बट it was therefore it was a system that was expected to benefit everyone, बट बाद में सिस्टम फेल हो गया। जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे थे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोला जाता है, कुछ अंग्रेज खुश नहीं थे सिस्टम से। यार ये क्या तरीका हुआ, तुम परमानेंट कर रहे हो, अगर कल को प्रोडक्शन बढ़ गई तो हमारे पास मौका था ना लैंड रेवेन्यू बढ़ाने का, तो वो हमने छोड़ दिया। तो यार कहते हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन उस समय के ऊपर इसको परमानेंट बनाना कंपेरेटिवली ज्यादा सही समझा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे कि इसको परमानेंट नहीं होना चाहिए, बढ़ा देंगे चाहे 30-40 साल के बाद बढ़ा देंगे। अब जब परमानेंट सेटलमेंट अलग अलग जगह के ऊपर फेल हो रहा था, तो अंग्रेजों को सोचा, अंग्रेजों ने नई लैंड कॉन्कर कर ली थी, दैट वाज इन मद्रास एंड बॉम्बे।
तो सोचा अगर आज के बाद हम कोई लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट नई जमीन के ऊपर जहां पे हमने कब्जा किया है, कॉन्कर किया है, इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो परमानेंट सिस्टम नहीं होगा, कुछ और सिस्टम कंपेरेटली हो जाएगा। तो वहां पे साउथ इंडिया में जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं रायतवाड़ी सेटलमेंट। रायत शब्द का मतलब है पीजेंट। अंग्रेज सोचने लगे यार हम जमींदार को क्यों पैसे दे रहे हैं, हम खुद भी तो कलेक्ट कर सकते हैं, 1/11 हिस्सा हम जमींदार को भी क्यों दें। कहते सही बात है यार, जमींदार को क्यों देना है, हम आप तो हमारे पास भी काफी बड़ी टीम होगी, हम खुद ही कलेक्ट करते हैं। तो एक तो जमींदार के पास हिस्सा भी बच जाएगा। सेकेंडली परमानेंट सेटलमेंट में हमने गलती कर ली थी। नो डाउट लैंड रेवेन्यू दैट वाज सेट एज अ परमानेंट वाज कंपेरेटली वेरी हाई, लेकिन मौका तो हम खो गए है ना, इसको और भी हाई को भी और बढ़ाने का। कहते हैं हाँ जी, देयरफॉर डिसीजन वाज टेकन कि अगर हम कहीं और इंट्रोड्यूस करेंगे, जमीन कॉन्कर करेंगे, तो वहां पे ना तो जमींदार को हिस्सा देंगे और ना हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे। देयरफॉर द सेटलमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास रीजन एंड इन द बॉम्बे रीजन इज नोन एज रायतवाड़ी सेटलमेंट। रायत का मतलब है फार्मर, जहां पे डायरेक्टली फार्मर के साथ सेटलमेंट, भाई तेरी लैंड कितनी है, तेरी कितनी है, तेरी कितनी है, हम मेजरमेंट कर लेंगे, प्रोडक्टिव ज्यादा है, जहां प्रोडक्टिव कम है उसके हिसाब से तुम्हारा लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाएगा और डायरेक्टली हम ही कलेक्ट करेंगे। देयरफॉर फर्स्टली इट वाज डायरेक्टली विद द फार्मर, और दूसरा क्या बोला गया कि हम इस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को 30 से 40 साल के बाद फिर से सोचेंगे क्या बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। रायतवाड़ी सेटलमेंट is a settlement that was done in the southern part of the country, a settlement that was done directly with the farmers by the Britishers, and a settlement where the land revenue could be increased after 30 to 40 years. क्लियर हो गया। अब लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई कर दिया था, बहुत ज्यादा हाई, इवन कहीं ना कहीं तो 68% भी कलेक्ट करने लगे थे, इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू वाज हाई। तो लोगों ने क्या किया, फार्मर ने क्या किया, हम तो खेती ही नहीं करेंगे यार, अब सबके सब तुम ही लेके जा रहे हो, हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा है, तो खेती करने का फायदा ही क्या। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि जमीन एग्रीकल्चर करना ही छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ के ही वापस चले गए, एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड वाज लाइंग वेकेंट। अंग्रेज बोलते ये तो पंगा ही ले लिया, अब तो कुछ भी नहीं आ रहा, पहले कुछ तो आ रहा था, अब कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इन्होंने फिर सोचने लगे अगर हम अब कोई नई जमीन कॉन्कर करेंगे जो सेंट्रल इंडिया बचा हुआ था, तो वहां पे जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करेंगे तो वो ना तो वो परमानेंट होगा ना वो रायतवाड़ी होगा, एक नया सिस्टम कंपेरेटली हम डिवाइस किए जाएंगे करेंगे। द सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री इज नोन एज द महलवाड़ी सेटलमेंट। महल शब्द का मतलब है विलेज। एक ऐसा सेटलमेंट जो पूरे के पूरे गांव के साथ ही कर लिया, एक बंदा भाग जाएगा, 2 भाग जाएगा, 4 भाग जाएगा, 10, पूरे का पूरा गांव थोड़ा ना खाली होगा। अब क्या कर दिया कि ये गांव की जमीन है, पूरे गांव वालों ने कलेक्ट करके देना है लैंड रेवेन्यू, भी तुम्हारा लैंड इतना रेवेन्यू इतना है। अगर 10 लोग भी भाग गए तो दूसरे लोग वहां पे खेती करेंगे, वहां पे प्रोडक्शन होगा और हमें पूरे का पूरा हमारा हिस्सा मिल जाएगा। इस सिस्टम को वेयर the responsibility of collecting and depositing the land revenue was with the village as a whole, जहां पे पूरे के पूरे गांव की जिम्मेवारी थी। महल शब्द का मतलब गांव, पूरे के पूरे गांव की जिम्मेवारी थी कि हमने इतना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके इनको देना है। The system is known as the Mahalwadi system, the system that was introduced at that particular point of time in central part of the country. Again, क्या था कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज डन विद द विलेज एज अ होल एंड इट कुड बी इंक्रीज्ड आफ्टर 30 to 40 ईयर, 30 से 40 साल तक के बाद हम इसको बढ़ा सकते हैं मेजरमेंट करने के। तो दीज आर द 3 मेन सेटलमेंट्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का मतलब ऐसी स्टेट्स जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, कुछ तो हमारे लोकल राजे भी तो रूल कर रहे थे। ब्रिटिश इंडिया की स्टेट्स में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द सोल ऑब्जेक्टिव वाज कि किस तरीके से हम मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन इनका कर सकते हैं। दैट वाज सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिशर्स। अलग अलग तरीके डिवाइस करेंगे, हमारी इंडस्ट्री को खत्म किया गया, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को कंप्लीटली खराब किया गया इस लैंड में। तो हर जगह पे जमींदार थे, हर जगह पे पीजेंट थे, वो जो गांव वाले लोग थे वो दुखी हो चुके थे। फॉर एग्जाम्पल
जहां पे परमानेंट सेटलमेंट था वहां पे जमींदार दुखी हो चुके थे, जहां पे रायतवाड़ी सेटलमेंट था वहां पे पीजेंट दुखी हो चुके थे, जहां पे महलवाड़ी सेटलमेंट था वहां पूरे का पूरा गांव ही दुखी हो चुका था इन लोगों से। And therefore land revenue was collected at a very high rate. The peasants were forced to pay very high amount of land revenue, जिसके चलते हुए ही अब ये लोग दीज पीपल वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि अगर मौका मिल जाए हम इन अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट जब विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही मौका मिला, धर्म में मौका मिला, जो क्या मौका है वो हम धीरे धीरे करेंगे। देयरफॉर पीपल वर रेडी, और जैसे ही मौका मिला जमींदारों को क्या बोला, आप आगे लगो, हम आपके साथ हैं। दिस स्लोगन दैट वाज गिवन, जहां पे तो रिवोल्ट भी हुआ, एंड जमींदार जब पीजेंट्स दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिवोल्ट। इकोनॉमिक कॉज समझ आया आपको? क्लियर? बुक्स आपको देते हैं फिर। कोई प्रॉब्लम? दो पॉइंट है, दो ही बड़े हैं, एक इकोनॉमिक हो गया, दूसरा पॉलिटिकल। इसके बाद सारे पॉइंट छोटे छोटे, बिकॉज यहाँ पे समझाना, बिकॉज प्री और मेन दोनों यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए इनको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज काफी लंबे कॉज है। बाद वाले जो कॉज है कंपेरेटली आज पॉलिटिकली हो पाएगा, उसके आगे तो हो नहीं पाएगा। जो कल वाले कॉजेज है वो कंपेरेटली वो छोटे। अभी बुक्स देते हैं आपको, वहां से पढ़ो और फिर उसके आगे मूव करते हैं। सभी को दे रहे। 6 चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857। एक और ले पढ़ लो, कुछ एक और ले आते। हाँ जी पढ़ो। फर्स्ट कॉज है नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, और उसके बाद थर्ड कॉज है इकोनॉमिक कॉज। ये पढ़ो की हो गया तुम उधर की खेल रहे हैं। पेज नंबर 27 पे है ये 6। ये भी पॉसिबिलिटी है ना, वो तो बहुत बोली लग जानी, ऑक्शनिंग होगी, कोई भी खरीद सकता है। हाँ कोई भी, वो भी आई कैन माई सेल्फ ऑल्सो पार्टिसिपेट। मैंने बोला था ना कि 10 क्विंटल है, फिर मैंने पार्टिसिपेट किया कि मैं तो 8 क्विंटल ही दे सकता हूँ, उन्होंने बोला भाग जा तू, तो ऐसा भी है।
जो आपको इकोनॉमिक पॉइंट में करवाया है, परमानेंट सेटलमेंट महलवाड़ी रायतवाड़ी, इसके एक्सप्लेनेशन दी हुई है चैप्टर नंबर 44 पे, 178 पेज पे जाओ एक बार। 178। मिला? वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट है, एक्सपेक्टेशन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इट वॉज अ बोल्ड एंड ब्रेव मेजर है, रायतवाड़ी सेटलमेंट है, और फिर महलवाड़ी सेटलमेंट है। ये तीन। उसके बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी कंपेरेटली आपको जो पॉइंट्स कंपेरेटली इसको फिर से किया जाएगा, जस्ट एन आइडिया। इसको जब इकोनॉमिक में करवाएंगे वो दोबारा से किया जाएगा, ये को वो जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको एक बार घर पे जाके ये चैप्टर यहाँ से पढ़ना है। तो इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ये हम अभी नहीं किया, ये हम बाद में करेंगे बिकॉज वो एक अलग चैप्टर बनेगा। ठीक है, इनको कंबाइन करके पढ़ना है, तो इस तरीके से। हो गया इतना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज थे, क्या कॉज थे पॉलिटिकल, जो जिसके चलते हुए रिवोल्ट भी हुआ। ब्रिटिशर देयर सोल ऑब्जेक्टिव वाज टू कॉन्कर वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड, जितना ज्यादा जमीन हिंदुस्तान में कॉन्कर कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे थे। बिकॉज जमीन है तो लैंड रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, जमीन है तो फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तभी उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, और अपनी टेरिटरी पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी बढ़ जाएगी, और जहाँ दुश्मन कंप्लीटली खत्म हो सकता है। तो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, दुश्मन को खत्म करने के लिए, लैंड रेवेन्यू के रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए, या इनकम कंपेरेटली बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जमीन आपके पास होना कंपेरेटली बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर ने सोचा कि अलग अलग तरीके से हम टेरिटरी को जीत सकते हैं। द ब्रिटिशर दे हैड जस्ट केम टू इंडिया, और इकोनॉमिक के साथ साथ पहले इंडिया में आए क्यों थे अंग्रेज, क्या करने आए थे यहाँ पे अंग्रेज? हमारा एक काम, जो अंग्रेजों को छोड़ो, हम कनाडा क्यों जाते हैं और करते क्या वहां पे हैं? नहीं नहीं, वो अंग्रेज जो छोड़ो, अंग्रेज छोड़ो, आज का पंजाबी बंदा, लड़का लड़की या कोई भी है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया क्या करने जाते हैं? कमाई करने के लिए जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि इंडिया में तो है ही नहीं कुछ, है लुट चुके हैं, यहाँ पे जो है सब कनाडा में ही है। तो इस उस समय के अंग्रेज वो सोच रहे थे कि इंग्लैंड में तो कुछ नहीं रखा, फ्रांस में तो कुछ नहीं रखा, पोर्चुगल में तो कुछ नहीं, चलो हिंदुस्तान चलते, इतना ज्यादा हम इतने अमीर थे। अरे वो तुम्हारी किस्मत ही खराब थी, आजकल तो नौकर हमारे अंग्रेज होने थे, ठीक है ना। और जो काम वालियां होती वो यूपी बिहार से नहीं, अंग्रेज नहीं होती। काम वाली कहाँ से? आज फ्रांस वाली आएगी काम वाली, काम वाली कहाँ से? आज फ्रांस छोड़ो, आज जर्मनी वालों को काम पे रखना है। तो ऐसे होना था। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट। वो तो आपस में गड़बड़ होगी हमारी। महाराजा रणजीत सिंह ने तो रखे हुए थे ना नौकर। महाराजा रणजीत सिंह के पास जब अंग्रेज पहले बार मिलने आए तो महाराजा रणजीत सिंह ने 40 दिन तक उसको मिलने का मौका नहीं दिया, कहते खड़े रहो बाहर, कोई चक्कर नहीं है। 40 दिन तक ही केप्ट ऑन वेटिंग, 40 दिन मौका ही नहीं दिया, चल वेटिंग लाइन में लगे, अभी तेरी बारी नहीं आई हुई है। तो ये हमारा रुख था। आज तो हमारा रुपी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है एज कम्पेयर टू डॉलर एंड पाउंड। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे एक हमारा सिक्का उनके कई पाउंड के बराबर होता था, और उनके 25-30 पाउंड और हमारा 1 रुपया। इतनी जबरदस्त इकोनॉमी थी पंजाब के उस समय के ऊपर। चलो हालात बदले, सर्कमस्टांसेस बदले, और हम इस पोजीशन में आ चुके हैं। चलो कमिंग बैक, ब्रिटिशर ने सोचा कोई जुगाड़ किया जाए इंडिया की लैंड को जीतने का, लेकिन अगे अभी हम नए नए आए हैं। जैसे एक हमारे यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, फंस ना जाए बेचारे, वो आज से कुछ 40 साल पहले, अभी अंकल की उम्र होगी कुछ अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास, 40 से 65 के आसपास होगी। वो अपनी 21-22 साल की उम्र में बठिंडा से निकले, चेतक स्कूटर लेके, और दूसरा उनके पास थी दोनाली रखी हुई कंधे के ऊपर। बठिंडा से लेके चंडीगढ़ तक आए कि मैं बदमाशी करूंगा, ऐसे उसमें सोल ऑब्जेक्टिव। और उन्होंने यहाँ पे पटियाला में हुआ, बठिंडा में हुआ, फरीदकोट वाली साइड हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, बहुत लोगों की बहुत जमीन के ऊपर कब्जे लिए और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी बनाई, एंड कंपेरेटली आज वो वेल सेटल्ड बंदा है।
काम ऑब्जेक्टिव वही था कि कब्जा लेना है वहां पे जाके और फुल बदमाशी करनी है। लेकिन इनिशियल दोस्त जब आए होगा यहाँ पे तो बठिंडा से चंडीगढ़ उसको जानता थोड़ा ना होगा कोई। धीरे धीरे से और भी ज्यादा दोस्तों के साथ ऐसे वैसे दोस्त मिले होंगे। जैसे कोई नया नया बंदा गांव में जाता है, अगर वो शराबी है, कहाँ पे भी हो जाए शाम तक वो ठेका ढूंढ ही लेगा कि ठेका कहाँ पे है। और 4-5 दिनों के बाद 4-5 शराबी वहां के गांव के उसके दोस्त भी बन जाएंगे। उसको पूछेगा भाई मंदिर कहाँ पे है, कहता मंदिर नहीं पता मेरे को, ठेका तो बता सकता हूँ कहाँ पे है। और वैसे अगर गांव में एक साधु चला जाए तो वो ढूंढ लेगा कि मंदिर गुरुद्वारा कहाँ पे है। वो ढूंढ लेगा कि फॉर एग्जाम्पल कि लोग कहाँ पे प्रार्थना करने आते हैं, कौन अच्छे लोग हैं। उसको पूछे ठेका कहाँ पे है, कहता मेरे को ठेका नहीं पता, शाम को मंदिर जाते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं। तो जैसे आप लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हो वैसे ही लोग आपको मिल जाते हैं। इनिशियल फेज में धीरे धीरे करके आपको अपने दोस्त बनाने पड़ते हैं। अंग्रेजों ने भी यही सोचा कि यार हम नए नए आए हैं हिंदुस्तान में, हमारे पास बहुत ज्यादा पावर भी नहीं है, वी आर वेरी फ्यू इन नंबर। और अगर फ्यू इन नंबर में अगर अभी हमने डायरेक्टली इनके साथ किसी के साथ भी पंगा लेने की कोशिश करी, हमें तो मार के खा जाएंगे। एक साइड पे सिख हैं, एक साइड पे हैदराबाद के नवाब बहुत जबरदस्त हैं, एक साइड के ऊपर फॉर मराठास बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं, एक साइड मैसूर टीपू सुल्तान है, उसके फादर फॉर एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनके साथ डायरेक्टली पंगा लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने आप को बचा के धीरे धीरे चलते हैं। Therefore, initially they basically came as traders, यहाँ पे ट्रेड व्यापार करने के लिए आए थे और हमारी परमिशन लेके घूमते फिर रहे थे, अर्जियां लेके कि जनाब हमें थोड़ा सा व्यापार करने का मौका दे दो, हमें ये दे दो, हम आपको लग्जरी गुड्स दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। ऑल दो थिंग्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चापलूस करने के लिए आए हुए थे। एंड हमने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, बिकॉज इंडिया के लोग हमेशा ओपन रहे थे, तुम ट्रेड करना चाह रहे हो करो, जो करना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स पे करेंगे, हाँ टैक्स पे करेंगे, ठीक है करो, तुम क्या क्या प्रॉब्लम है। सेम वाज द केस ओवर हियर आल्सो। तो वो चीज चलती रही। इन्होंने अलग अलग तरीके डिवाइस करे धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ। इनिशियली दे केम एज ट्रेडर्स और बाई चांस ही तुक्का लग गया। हम एक अलग से टॉपिक ही करेंगे, ब्रिटिशर्स की कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, क्या ये प्लान्ड थी या ऐसी तुक्के में हो गया। इनिशियल फेज में तुक्का ही लग गया। फॉर एग्जांपल इसको हम अलग से करेंगे। 1757 1764 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इट वॉज एन अनप्लैंड बैटल। ऐसे ही बैटल लड़ पड़ी। कोई जंग का मैदान होता है जहां पे मरे ही 40 लोग हों, पॉसिबिलिटी नहीं है। इट वॉज अ टोटल विट्रेल, पूरे का पूरा धोखाधड़ी थी। दीवान ने पूरे का पूरा बेच ही दिया था कि कोई हम लड़ेंगे ही नहीं। बैटल ऑफ बक्सर थोड़ा बहुत जंग का मैदान भी हुआ था। अब अंग्रेजों को लगा यार हम तो ऐसी तुक्का लग गया हमारा। बैटल ऑफ बक्सर एक टोटली ऐसी बैटल जहां पे अवध वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, बंगाल वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, दिल्ली का सुल्तान, मुगल का सुल्तान पार्टिसिपेट कर रहा है, सिरे का निकम्मा बंदा, बुजुर्ग का हीरा नहीं जा रहा था उससे, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। और वो जंग हार भी गए। और एक तुक्के में दिल्ली से लेके बंगाल तक की पूरी जमीन अंग्रेजों के कब्जे में आ गई, एक तुक्के से। इनका दिमाग हिल गया, कहते अब क्या करें, हमारे पास तो लोग ही नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बड़ा टेरिटरी है ना, मैप में देखते हैं तो कहाँ दिल्ली है कहाँ बंगाल है। अब दिमाग हिल गया, अब इसको टेरिटरी को अरेंज कैसे करें। कहते दो तरीके हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड करना है, एक मिलिट्री का काम अलग कर देते हैं और रेवेन्यू का काम अलग कर देते हैं। कहते मिलिट्री वाला तो हम खुद करेंगे और रेवेन्यू का काम क्या करते हैं, हम हिंदुस्तानियों को बोलते हैं तुम हमें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके दो। इनिशियल फेज में तुक्का लगा था, बाद में तुक्के के साथ धीरे धीरे प्लानिंग भी आ गई। हाँ यार, इंडियंस को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, हम इनको आपस में लड़ा सकते हैं, तो आपस में हमें लड़ाने लगे। और जहां पे उनको मौका लगा, कभी वो निजाम के साथ हो जाते, कभी मराठा वालों के साथ हो जाते, कभी मैसूर वालों के साथ हो जाते, कभी महाराजा रंजीत को बोलते हम आपके साथ हैं, कहीं अवध वालों को बोलते हम आपके साथ हैं, कहीं बंगालियों को बोलते हम आपके साथ हैं। और जब मौका लगा उनके खिलाफ भी हो जाते थे। देयरफॉर इट वाज इनिशियली इट वाज अ जस्ट अ अनप्लैन्ड वे। तुक्के में वो जीत गए। जब बाद में लगा कि यहाँ पे तो एम्पायर एस्टेब्लिश किया जा सकता है, तो एम्पायर एस्टेब्लिश करने के ऊपर काम है कमिंग। अब जब धीरे धीरे प्लानिंग चल रही थी, व्हाट वर द मेथड्स दैट वर अडॉप्टेड बाय दिस पीपल। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये क्वेश्चन कंपेरेटली आने के चांसेस है। द फर्स्ट इज फॉर एग्जांपल पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। सेकेंड इज सब्सिडियरी अलायंस। Third is doctrine of lapse.
Fourth is, for example, right to conquest. Fifth is, for example, doctrine of misgovernance. ये 5 तरीके निकाले गए कि धीरे धीरे किस तरीके से हम मौका जैसे लगेगा धीरे धीरे हम इंडियंस को कॉन्कर करेंगे वन बाय वन। इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा अलग तरीके, क्वेश्चन सभी से पूछा जा सकता है, हम सबको अलग अलग तरीके से करते हैं। द फर्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। यहां पे है बंगाल में ब्रिटिशर्स, यहां पे है अवध रीजन जो ओध जिसको बोला जाता है, यहां पे है फॉर एग्जांपल हैदराबाद, यहां पे है मराठे, यहां पे है मैसूर, यहां पे है पंजाब एंड अदर, अलग अलग समय के ऊपर। अब व्हाट वाज थिंग दैट वाज गोइंग ऑन, अब अंग्रेजों को था कि तुक्के में हम यहां पे आके बैठ गए हैं और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हमारे पास आर्मी बहुत ज्यादा नहीं है। इन्होंने क्या बोला, इस स्टेट को एज अ बफर स्टेट बना दिया। बफर शब्द का मतलब क्या होता है? बफर, फालतू, एडिशनल कुछ भी हो जाए। अगर ये मराठे हुए, हैदराबाद वाला हुआ, मैसूर वाला हुआ, इधर से कोई भी है, अटैक किसके ऊपर पहले होगा? अवध के ऊपर। अवध वालों को बोलते हैं आप टेंशन क्यों लेते हो यार, हम आपके साथ है ना, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको आर्मी दे देंगे। इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ फॉर एग्जांपल रिंग फेंस। अपने टेरिटरी के साइडों के ऊपर एक कमजोर स्टेट को बना लेना, एक ऐसी स्टेट जिसको जब दिल करे हम कॉन्कर कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्कर नहीं करेंगे जब तक चलेगा ये काम चलाएंगे। क्यों? अगर आज मराठाओं ने अवध के ऊपर अटैक कर दिया तो हमें कम से कम 5-4 दिन तो एडजस्ट होने के लिए मिल जाएंगे ना, हम अपनी तैयारी कर लेंगे, तब हम जंग के मैदान में रहेंगे। लेकिन अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि डायरेक्टली मराठाओं का कंपेटली सामना कर सकते हैं। इसलिए पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस दैट वाज अडॉप्टेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और खास करके अवध, ताकि अपने डिफेंस को के लिए कुछ मौका मिल जाए। क्लियर हुआ? इसको पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का मतलब है अपने टेरिटरी के बाहर एक ऐसी वीक स्टेट्स का रिंग फेंस बना देना जो हमारे लिए कभी खतरा ना हो, पहला, जिसको हम जब दिल करे कॉन्कर कर सके, दूसरा, और तीसरा, अगर किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हमें तैयारी के लिए कुछ दिन का मौका मिल जाएगा। इस चीज को बोलते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। दूसरा है सबसिडी अलायंस सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है ब्रिटिशर्स, ये है अवध, मराठाज, मैसूर, हैदराबाद, और फॉर एग्जाम्पल दूसरे जो बाहर से कोई भी अटैक कर सकता है। अब सबसिडी अलायंस सिस्टम दैट इज, फॉर एग्जाम्पल अवध एक वीक स्टेट है, अवध के ऊपर किसी ने भी अटैक कर दिया, इसमें से इसने कर दिया, इसने कर दिया, इसने कर दिया, इधर से अटैक कर दिया, एक वीक स्टेट है, अंग्रेजों ने अपने आप ही आर्मी भेज दी। भाई टेंशन क्यों लेता है यार, हम तेरे साथ है ना, जैसे आपके दोस्त है पंप मारते हैं, चल 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 तेरे साथ ही हूं, और जैसे ही आगे थे दो मारने के लिए तो भागने वाला वो पहला बंदा ही होता है आपका दोस्त। अपने आप ही आर्मी भेज दिया। अब अवध के ऊपर अटैक हो गया है, और उन्होंने, ब्रिटिशर ने बहुत ही दयालु दिल दिखाते हुए अपने आप आर्मी भेज दिया, तो अवध वाले को क्या लगेगा, अंग्रेज अच्छे हैं कि बुरे हैं? अरे इनसे बढ़िया बंदा कौन हो सकता है यार, हमने पूछा भी नहीं और उन्होंने अपने आप ही आर्मी भेज दी। बोलते जनाब कुछ चाहिए? तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो ऐसे लगा कि तुम अच्छे राजा हो तो हमें तुम्हें हेल्प करने के लिए हम आर्मी भेज देते। फाइन, ठीक है, ये ब्रिटिशर हैं, ये अवध हैं, इन्होंने आर्मी भेज दी पहली बार। अब अवध वाला है निकम्मे का निकम्मा, दोबारा फिर से इसके ऊपर अटैक हो गया। अब ब्रिटिशर की आर्मी देख रहा था, भाई कहां पे है, भेजो अपनी आर्मी। कहते कौन सी आर्मी? कहते तुमने पिछले बार तो दी थी। कहते वो तो पिछले बार की बात थी,
आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं भेजूंगा आर्मी। यार ये तो गड़बड़ हो गई। कहते जी हमारा दुश्मन नहीं है। कहते हाँ तुम्हारा दुश्मन तो नहीं है, दुश्मनी तो अवध की ही है, तुम्हारी दुश्मनी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? कहते कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा, इसके बदले में क्या दे दो? हमें पैसे दे दो। अगर ये हमारा कॉमन दुश्मन है दोनों का, तो हम आर्मी भेज देंगे। अगर कॉमन दुश्मन है दोनों का, तुम्हारी भी नहीं बनती हमारी भी नहीं बनती, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर कॉमन दुश्मन नहीं है तो दो एक स्टेज ये हो सकती है जहां पे दुश्मन कॉमन है और इन्होंने आर्मी भेज दी, और दूसरी स्टेज ये भी तो हो सकती है जहां पे दुश्मन कॉमन नहीं है तो बोलते आर्मी तो हम भेज देंगे लेकिन उसके बदले में क्या चाहिए? पैसा दो। तो आर्मी भेज देंगे। अब अवध वाले निकम्मे राजे की मजबूरी थी, अपने पास तो आर्मी है ही नहीं है, नहीं तो पूरी की पूरी स्टेट जाएगी, इससे अच्छा कि पैसे देके आर्मी इकट्ठा कर लो। फाइन, आर्मी इकट्ठा कर ली, फिर अटैक हो गया, एक जीत गए। चौथी बार फिर अटैक हो गया, उनको बोलते भाई आर्मी भेजो। कहते पैसे, कहते ये लोग, कहते ये तो पुराने वाले हैं, पिछले वाले अभी तो पैसे खड़े हैं ना तेरे। कहते अब पहले तुमने 1 लाख रुपया था, अब पहले ही 1 लाख लिया है। कहते ये लो 1 लाख रुपए आर्मी दे दो। कहते 1 लाख तो पिछले साल दिया था, अब तो 5 लाख रुपए लेंगे हम। कहते यार 5 लाख रुपए क्यों लोगे? पिछले बार तो 1 लाख में बात हुई थी। कहते पिछले बार की बात थी, अब माहौल बदल गया है, पैसे ज्यादा दो। दे स्टार्टेड डिमांडिंग हायर अमाउंट ऑफ मनी। अब इतना ज्यादा पैसा उनसे मांगने लग गए इंडियन रूलर्स से दैट दे वर नॉट इन अ पोजीशन इवन टू पे। फिर छठी बार अटैक हो गया, फिर सातवीं बार अटैक हो गया। तो अंग्रेज बोलते यार तू तो इतना निकम्मा, खुद कुछ नहीं कर सकता, बार बार तेरे को हमारी आर्मी की जरूरत है। कहता हाँ जी जरूरत है। कहता ऐसा क्यों नहीं करते, हम अपनी आर्मी को ही फॉर एग्जाम्पल तेरे पास रख देते हैं। ये तो सबसे बढ़िया बात है, ब्रिटिशर की आर्मी हमारे पास ही रहेगी, तो जब जो दिल करेगा हम उसको यूज कर लेंगे। वेरी फाइन। कहते इसके बदले में क्या चाहिए? कहते तू यार पैसा तो दे नहीं सकता मेरे को। कहता हाँ सर पैसे तो मैं दे नहीं सकता, इतना सा कलेक्ट करता हूँ, मैं खुद भी अयाश सा बंदा हूँ। राजे अयाशी होते थे, ये अवध वाला तो खास करके था, अयाशी हूँ। तो फिर कहते फिर क्या करोगे? कहते ऐसा कर दो उसके बदले में थोड़ी सी जमीन हमें दे दो। हाँ यार ये सही तरीका है, मैं तुम्हें जमीन दे देता हूँ। तो ये राजे ने क्या दे दिया? अपनी जमीन किसको दे दी? क्या बोला कि तुम यहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करने के बाद इन सोल्जर की सैलरी फॉर एग्जाम्पल वहीं से निकाल लेना। देयरफॉर सब्सिडी अलायंस सिस्टम डेवलप्ड इन फेजेस। पहली बार हम खुद अपनी आर्मी भेज रहे हैं अपने दिल से, दूसरे बार बोलेंगे अगर कॉमन दुश्मन है तो आर्मी देंगे, तीसरे बार पैसे लेके आर्मी देंगे, चौथी बार जमीन लेके हम आर्मी देंगे। और बोल दिया कि जमीन से भी काम नहीं चलने वाला, हम परमानेंटली एक बंदा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारी कोर्ट में रखेंगे, हमारी आर्मी तुम्हारे पास रहेगी, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भी तुम्हारे पास रहेंगे। तो बोलते तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये करो आज वो करो। कहता नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बहुत बढ़िया इंसान होगा। कहता कैसे? बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ अपना काम वाम देखेगा। जब राजा को लगेगा कि तुम्हारी जरूरत है, जब राजा को कुछ एडवाइस लेनी होगी नहीं उससे, अंग्रेजों के गोरे से, तो उसकी जब तुम्हारा एडवाइस दिल करेगा एडवाइस ले लेना, नहीं दिल करेगा मत एडवाइस लेना। राजा बोलता ठीक है, जहां पे इतने दरबारी बैठे हैं एक कोने में अंग्रेज भी बैठ जाएगा। अब मेंटेलिटी तो वो थी, अंग्रेज तो सुपीरियर है, हम इन्फीरियर है। तो धीरे 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 करके वो राजा के सिर पे आके बैठने लग गया, और यहां तक आ गया कि ब्रिटिश रेजिडेंट ने बोला अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर मैं कुछ भी मेरी एडवाइस के बिना तुम काम ही नहीं कर पाओगे। दैट बिकेम वेरी पावरफुल, द आर्मी बिकेम वेरी पावरफुल। और सबसे बड़ी बात है, ये आर्मी किसकी है? अवध की के ब्रिटिशर की? कौन पैसा दे रहा है? मैं अपनी आर्मी बढ़ा रहा हूं, पैसा मेरा पड़ोसी दे रहा है। और मैं क्या चाहता हूं? और पड़ोसी की हर जगह पे मेरी इंटरफेरेंस हो रही है, इवन टू सच एन एक्सटेंट कि बोल दिया हमें छोड़ के और किसी को तुम कोई और फ्रेंच को, पोर्चुगीज को, डच को, किसी को नहीं रख सकते। नेशन में बोला गया था अपना फॉरेन अफेयर भी नहीं तुम रख सकते, तुम्हें किसके साथ अपने फॉरेन रिलेशन बनाने हैं वो भी हम बताएंगे, तुम नहीं बता सकते। एंड देयरफॉर द ब्रिटिश रेजिडेंट दैट वाज देयर दैट स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग। तो धीरे 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 करके पहले अवध के साथ हुआ, फिर हैदराबाद के साथ हुआ, और फिर धीरे धीरे करके दूसरों राजाओं के साथ भी यही सेम चीज होने लगी। The subsidy line system, the British, it was a double sword tactics that were there.
एक ऐसी स्वॉर्ड थी दोनों साइड से काट रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, एक साइड पे अवध वाले राज्य को निकम्मा कर रही थी, दूसरी साइड पे अपनी आर्मी को कंप्लीटली बढ़ा रही थी। डबल स्वॉर्ड टैक्टिक्स, उनको भी अपने दुश्मन को भी कमजोर कर देना है और उसके पैसे से अपने आप को कंपैरेटिवली स्ट्रांग भी कर लेना, उसको पता भी नहीं लगने देना है। दैट वाज सब्सिडी अलायंस सिस्टम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो कंपैरेटिवली बहुत डेवलप तरीके था। ये सिस्टम इनिशियल फेज में फ्रेंच के गवर्नर जनरल ड्यूप्लेक्स ने इंट्रोड्यूस किया गया था। यहां पे जो फॉर एग्जाम्पल पहले वाला सिस्टम क्या था कि जो अगर हम पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस है, यहाँ पे है, इन राज्यों से बचने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब ये सब्सिडी लैंड सिस्टम था, मेजर थ्रेट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वाज नेपोलियन। नेपोलियन भी हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने को रेडी था और कुछ हमारे राजा भी उसके टच में थे। नेपोलियन है फ्रांस का, और ये ब्रिटिशर को बहुत डर लगा था, ये बड़ा पागल बंदा है नेपोलियन, अपनी आर्मी बहुत बढ़ा रहा था, बहुत जब फ्रेंच रेवोल्यूशन करेंगे, बहुत जबरदस्त बंदा था ये नेपोलियन, गिट्ठू सा था लेकिन दिमाग बहुत तेज था, इसके लड़ता बहुत जबरदस्त तरीके था, मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत बढ़िया थे। नेपोलियन एट दैट ही वाज आल्सो थिंकिंग कि इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लो। महाराजा रंजीत सिंह के पास भी फॉर लोग थे, और फॉर एग्जाम्पल जो हैदर अली था उसके साथ तो डायरेक्ट रिलेशन में टीपू सुल्तान के साथ अच्छी बातचीत हो गई थी इसकी, तो चलो मिलके अटैक करते हैं अंग्रेजों के ऊपर, इवन टू सच एन एक्सटेंट। अब उस समय के ऊपर ब्रिटिशर का जो गवर्नर जनरल था दैट वाज लॉर्ड वेल्लेस्ली। इसने ये सिस्टम को और बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो यही था, दो क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला, ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेल्लेस्ली और बाय समवन एल्स। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स, लेकिन इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इंप्लीमेंट किसने किया? वेल्लेस्ली, द गवर्नर जनरल ऑफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हम गवर्नर जनरल को अलग से करेंगे, वो एक टॉपिक ही डिफरेंट टॉपिक है। तो इसने बहुत एक्सटेंसिव तरीके से उस चीज को कंप्लीटली इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करी गई। क्यों? यहाँ पे नेपोलियन का डर था कि कोई स्टेट उसके साथ ना चला जाए, इसलिए कोशिश हो रही थी कि हर स्टेट को अपना सब्सिडी बनाया जा सके, हर स्टेट को अपने अंडर किया जा सके, और इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था कि तुम अपने फॉरेन रिलेशंस को भी सस्पेंड कर दोगे, हमें बिना पूछे किसी और यूरोपियन को अपनी आर्मी में, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी एडवाइजरी में नहीं रखोगे। Therefore, there was subsidy alliance system that was introduced। ब्रिटिशर के लिए बहुत बेनिफिट था और हमारे राजाओं के लिए कंपेरेटिवली बहुत ही ज्यादा नुकसान भी होता है। सेकंड सिस्टम इज डॉक्ट्रिन ऑफ, फॉर एग्जांपल इसका subsidy alliance system। The third is basically doctrine of lapse। इसका मतलब है कि अगर इसको कैटेगरी, हमारी स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। कुछ ऐसी स्टेट्स, इंडियन जब स्टेट्स की बात करते हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स, इसको ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आ चुका है, कुछ ऐसी स्टेट्स जो ब्रिटिशर के कंट्रोल के बाहर है, दोज स्टेट्स विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, अपनी मर्जी है। सेकेंडली, एक ऐसी स्टेट्स फॉर एग्जांपल which are somewhat under the control of the Britisher, influence of the Britisher है, जो कहीं ना कहीं पे indirect control वहां पे exercise कर रही है। थर्ड, एक ऐसी states which were totally being created by the Britishers and therefore they were totally dependent upon the Britisher। तीन कैटेगरी स्टेट्स हैं। पहली ऐसी स्टेट है जो ब्रिटिशर के साथ कोई लेन देन नहीं, दूसरा जहां पर ब्रिटिशर का एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, और तीसरी एक ऐसी स्टेट जो ब्रिटिशर्स ने ही कार्व आउट की है, बनाई उन्होंने है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है? कि बाप के आगे बेटा ना होना। अगर कोई बाप के, किसी राजा के बेटा नहीं हुआ है तो उसकी स्टेट के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा, उसकी स्टेट को ब्रिटिशर का मिला लिया जाएगा। अब ये पहला ट्रेडिशन नहीं था हिंदुस्तान में कि किसी राजा के बेटा नहीं हुआ था। अगर पहले भी मेडिवल इंडिया में ऐसा होता था, मॉडर्न इंडिया में होता था, एशियन टाइम्स में भी होता था, अगर राजा के किसी कोई बेटा नहीं होता वो गोद ले लेता था। जैसे जयपुर में तो बहुत कॉमन सी बात है, जयपुर राजा को कोई शराब वराब मिला हुआ, इनके लड़का वड़का नहीं होता, लड़कियां ही होती हैं, तो हमेशा आगे वो रिश्तेदारी में बच्चा अडॉप्ट करते हैं, फिर वैसे इनका वंश चलता है जयपुर वाले राजाओं का। अगर किसी का बेटा नहीं हुआ तो गोद में ले अडॉप्ट कर लेगा और उसको राजा बना दिया जाएगा। मुगल्स के टाइम के ऊपर भी
ये बहुत हुआ था, जहां पे बहुत सारे राजपूत राजाओं के कोई बच्चा नहीं हुआ था तो वो अडॉप्ट कर लेते थे। और मुगल्स बेसिकली एक ओपन पॉलिसी बनाते थे, ठीक है तुमने अडॉप्ट कर लिया, हमने उसको अलाउ कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर ने पूरी स्टेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। पहली स्टेट जो हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं है, वहां पे कोई भी राजा बने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी स्टेट जहां पे हमारा इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, वहां पे तुम अडॉप्टेड बच्चे को गद्दी पे बिठा सकते हो, लेकिन हमारी परमिशन के बाद बिठाओगे, बट ओनली आफ्टर अटेनिंग द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर। ब्रिटिशर की मर्जी है, परमिशन देनी हो परमिशन दे दे, नहीं परमिशन देनी ना दे। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटिशर ने ही बनाई गई थी, वहां पे क्लियर कट गाइडलाइन था कि अडॉप्टेड बच्चे को किसी भी कैटेगरी के अंडर, किसी भी कंडीशन के अंडर राजा नहीं बनाया जा सकता। तो दीज स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और ये तीनों का था, गद्दी पे बिठा सकते हो, हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, और गद्दी पे बिल्कुल नहीं बिठा सकते। 3 कैटेगरी ऑफ स्टेट। अब ये दो जो स्टेट्स है, इन्फ्लुएंस और क्रिएटेड, इसमें कुछ बहुत क्लियर कट गाइडलाइन नहीं थी। यहां पे भी तो इनके पास मौका है ना, यहां पे भी तो हमारी मर्जी है अलाउ करे या नहीं अलाउ करे, कभी अलाउ कर दिया कभी अलाउ नहीं कर दिया। तो बहुत बार ऐसा हुआ था, जैसे सतारा हुआ, जैतपुर हुआ, संबलपुर हुआ, भगत हुआ, उदयपुर हुआ, नागपुर हुआ, जहां पे अलग अलग जगह पे राजाओं के फॉर एग्जाम्पल झांसी हुई हुआ, ठीक है, जहां पे राजाओं के बच्चा नहीं था और अडॉप्टेड बच्चे को अलाउ नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल वो रिवोल्ट गद्दी के ऊपर बैठने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, जिसके चलते हुए इन्होंने बाद में रिवोल्ट भी कर दिया। बहुत सारे ऐसे राजा हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाना साहेब हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, या रानी रानी झांसी का तो नाम सुना है आपने, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। सुना है ना। और एक पागल सी एक्ट्रेस है, उसने मूवी भी बनाई थी, क्या नाम, कंगना रनौत ने मूवी बनाई थी अभी इसके ऊपर। क्या क्या कैसे नाम सुना है, क्या किया था इसने, रानी लक्ष्मीबाई झांसी ने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करी थी, और लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। क्यों लड़ाई लड़ी थी, लड़ी तो थी, क्यों लड़ी थी वो, कोई तो कारण होगा कि ऐसे दिल किया आज लड़ते हैं, आज मूड सा है, आज लड़ाई करते हैं, कोई तो कारण होगा। इसके भी कोई बेटा नहीं हुआ था, एंड अडॉप्टेड बेटे को गद्दी के ऊपर बिठाने की कोशिश करते थे, ब्रिटिशर अलाउ नहीं कर रहे थे। रानी झांसी, लक्ष्मीबाई झांसी का कंट्रीब्यूशन है इतिहास में, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना बता दिया जाता है। इतना भी बहुत तोप वाली चीज नहीं थी वो। हमारे बहुत हम करेंगे, गदर मूवमेंट करेंगे थोड़ा बहुत, तो वहां पे तो बोले ये तो कुछ भी नहीं थी। इसकी चिट्ठियां लिखी हुई पड़ी है अभी भी अंग्रेजी लाइब्रेरी में, कि भाई मेरे को रिवोल्ट से कुछ नहीं लेना देना है, मेरे अडॉप्टेड बच्चे को गद्दी पे बिठा दो, मैं रिवोल्ट से आधी साइड पे होती हूँ। इसकी चिट्ठियां लिखी हुई पड़ी है। नाना साहब ने बोल दिया था, जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोला था कि मेरे अडॉप्टेड बच्चे को गद्दी पे बिठा दो, मेरे को कुछ नहीं लेना रिवोल्ट से। वो जब तो अंग्रेज माने ही नहीं, तब ये जंग के मैदान में कूद गए थे। हाँ, जब कूद गए थे उसके बाद अच्छे तरीके से लड़े। लेकिन इनकी पढ़ी है चिट्ठियां लिखी हुई कि फॉर एग्जाम्पल ऑल दोस थिंग्स, जैसे और भी बहुत लोगों की पढ़ी है जिसको आज हम बहुत महान मानते हैं, उनकी बहुत लोगों की चिट्ठियां अंग्रेजों के पास पढ़ी हैं कि भाई हमने कुछ नहीं लेना है, हमें माफी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऑल दोस थिंग्स। इनकी चिट्ठियां भी पढ़ी है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की पढ़ी है, और और लोगों की पढ़ी है, नाना साहब की पढ़ी है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र वाले पढ़ी। एंड हाँ, लेकिन जब बच्चे को, अडॉप्टेड बच्चे को नहीं अलाउ किया, देन फॉर एग्जाम्पल दीज पीपल दे रिवोल्टेड। तो यहाँ पे इन्होंने रिवोल्ट किया। अब आम लोग भी फॉर एग्जाम्पल कंपेटली इनके साथ ही थे, कि राजों के साथ सेंटीमेंट जुड़े हुए थे। इन्होंने, आम लोगों ने क्या बोला, आप आगे लगो हम आपके साथ हैं, देयरफॉर दीज पीपल दे रिवोल्टेड। तो 3 हमने अभी पॉइंट्स करे हैं। पहला पॉइंट फॉर एग्जाम्पल किया है हमने डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वाला किया। दूसरा सब्सिडी लाइन सिस्टम किया, तो वो लोग भी दुखी होते, राजा भी दुखी हो रहे थे, कहते हाँ ठीक है रेवेन्यू दे दिया, टेरिटरी दे दी, और फिर भी तुम यार हमें दुखी कर रहे हो। तीसरा फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, दैट वाज अनदर दैट वाज देयर। चौथा एक और पॉइंट है राइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। अंग्रेज अब नए नए तरीके ढूंढ रहे थे कि कैसे हिंदुस्तान को कॉन्कर किया जा सके, जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नहीं लगाया जा सकता था, जहां पे सब्सिडी लाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा, जहां पे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस काम नहीं कर रहा, वहां कहते ऐसा करते नया सिस्टम है, राइट टू कॉन्क्वेस्ट, हमारा अधिकार है,
कि हम कहीं पे भी कॉन्कर कर सकते हैं। तो राइट टू कॉन्केस्ट वाज अनदर थिंग दैट वाज अडॉप्टेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वहां पे जंग लड़ते हैं, पेगू म्यांमार वाले रीजन पे, बर्मा वाले रीजन पे, सिक्किम के ऊपर वॉर करके फॉर एग्जांपल जीता गया, और पंजाब के साथ फिर वॉर करी, 2 वॉर्स हुई, वॉर्स तो मल्टीपल हुई थी, एंग्लो सिख वॉर्स जो फेमस है, ठीक है। तो वहां पे पहली वॉर में कोई रिजल्ट नहीं आ पाया था, और दूसरी बार में धोखाधड़ी करके फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर वो जीत गए थे, रीजन सबको पता ही है। तो यहाँ पे बोला गया कि राइट टू कॉन्केस्ट, जहां पे हम किसी दूसरे तरीके से नहीं जीते जा सकते वहां पे हम कॉन्केस्ट कर लेते, दैट वाज देयर। तो उसके अब लोगों को कॉन्कर कर लिया, इसलिए पंजाब में रिवोल्ट भी कुछ हद तक हुआ था, लोग भी कंपेरेटली दुखी थे, और आगे हम करेंगे। सेकेंडली, कुछ जगह पे रीगल टाइटल या रॉयल टाइटल जिनको बोला जाता है, दे वर बेसिकली बीइंग abolished। अब राजाओं के बड़े बड़े टाइटल होते हैं, फॉर एग्जांपल नवाब ऑफ कार्नेटिक था और नवाब ऑफ तंजौर, ये 2 जगह है साउथ इंडिया में, उनके नवाब को बोल दिया कि आज के बाद तुम्हें बड़े बड़े टाइटल नहीं दिए जाएंगे। तो वो नवाब भी दुखी हो गए थे। अब लोगों के सेंटीमेंट्स भी कंपेरेटली जुड़ चुके होते हैं राजा के साथ, वो भी दुखी होते हैं। एक और स्टेट को फॉर एग्जांपल गुड टू बी गवर्नड, क्या बोलते हैं, मिस गवर्नेंस यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे अवध को कॉन्कर कर लिया। अवध का राजा नो डाउट थोड़ा निकम्मा सा ही था, लेकिन लोगों का राजा सेंटीमेंट, तो राजा तो अपना ही था चाहे जैसा भी है। अब यहाँ पे अंग्रेज बोलते हैं हमें लग रहा है गुड टू बी गवर्नड, हमें लग रहा है कि यार अवध की ना एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल रही है, तो कहते हैं फिर इसको कॉन्कर कर लेते हैं। हमें लग रहा है कि लोग चाहते हैं कि राजे को हटा दिया जाए और अंग्रेज वहां पे कॉन्कर करें। अब लग रहा है तो कोई फाइनल थोड़ा होता है। मेरे को भी बहुत चीज लग रही है, आपको भी लग रहा है कि मैं रैंक 1 मारूंगा, मेरे को लग रहा है मैं मोदी को हटा के कल गद्दी पे बैठूं, लगना तो कुछ भी हो सकता है। अब लगने की डेफिनेशन थोड़ा ना है, इस गुड टू बी लग रहा है कि लोग अपील कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाओ, और कहां पे लगने लगा इनको, गुड टू बी। अवध को इसलिए कॉन्कर कर लिया था, अवध किसी और जगह में नहीं फिट हो रहा था, अब रिंग फेंस में भी फिट कर लिया, सब्सिडी लैंड में फिट कर लिया, अब इसको कब्जा ही कर लेते हैं। अवध को कॉन्कर कर लिया, तो गुड टू बी गवर्न की यहाँ पे गवर्नेंस सही नहीं हो रही है, हमें लग रहा है कि हमें गवर्नेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। थर्ड इज फॉर एग्जांपल रीगल टाइटल्स एंड पैलेसेस। मुगल राजा को फॉर एग्जांपल बहादुर शाह के टाइम के ऊपर अनाउंसमेंट कर देगी, जो भी तेरे आगे बच्चे होंगे, जो भी अगला बंदा गद्दी के ऊपर बैठेगा, उसको पूरे मुगल पैलेसेस और टाइटल्स को छोड़ना पड़ेगा। अब नो डाउट बहादुर शाह भी एक निकम्मा टाइप सा ही बंदा था, बुढ़ा हो चुका था, उस समय के ऊपर कुछ गुड फॉर नथिंग था, लेकिन लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए थे। ये हो रही है 1857 की बात है। इनका फॉर एग्जाम्पल पता नहीं कौन का परदादा नक्कड़दादा जो भी होता है, वो तब से बाबर के टाइम के ऊपर हिंदुस्तान में रूल कर रहे हैं। 1526 के बाद फॉर एग्जाम्पल शुरू हो चुका था, 350-300 साल का टाइम पीरियड हो चुका है, यहीं पे सब लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा था कि अपने ही बंदे हैं यार, इनका टाइटल वाइटल क्यों ले रहे हैं। तो लोगों को लगा कि यार ये गलत हो रहा है राज्य के साथ। तब लोगों को लगा कि नहीं, सोल्जर्स को लगा नहीं, अब हमें ब्रिटिशर के साथ रिवोल्ट कर देना चाहिए। देयरफॉर पॉलिटिकल कॉज। अब पॉलिटिकल कॉज में कहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, कहीं पे गुड टू बी गवर्नड है, कहीं पे रिंग फेंस है, कहीं पे सब्सिडी लाइन सिस्टम है, कहीं पे राइट टू कॉन्क्वेस्ट है, और कहीं पे फॉर एग्जांपल रीगल टाइटल या रॉयल टाइटल। तो इन सबसे दुखी होके आम लोग दुखी हो चुके थे, राजा दुखी हो चुके थे, सोल्जर्स दुखी हो चुके थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब टाइम आ चुका है दैट वी शुड बी रिवोल्टिंग इन द ब्रिटिश। क्लियर हुआ तीसरा पॉइंट। तो अभी 3 पॉइंट करे हमने, पहला नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, दूसरा इकोनॉमिक कॉज, और तीसरा पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, पॉलिटिकल कॉज पढ़ो। सेकंड पॉइंट दिया हुआ पॉलिटिकल कॉज, और बाद में पेज नंबर 31 में दिया हुआ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, इसको पढ़ो। हाँ चलो, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ठीक है, आगे। थैंक यू वेरी मच।